हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। चलिए एसएसटी पैडागोजी का आज अंतिम सेशन लेने वाले हैं और इसी के साथ 2011 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। आज थोड़ा क्वेश्चंस टफ लेवल को होंगे क्योंकि 2021 से 24 के मध्य वाले क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ करके फिर सही उत्तर का चुनाव करना है। और आप ध्यान से देखिए, असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, यानी कि कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन में कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर संबंध है, यानी कि दृढ़ संबंध है या परस्पर दृढ़ संबंध है। तो हाँ, एकदम सही बात है, अभिकथन ठीक है। कारण की बात करेंगे तो चित्रकला, मूर्तिकला, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियां, ये सभी सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य या प्रमाण इस बात को निरूपित करते हैं कि हाँ, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है। कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, इस हिसाब से आप देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब आप देख लीजिएगा, व्याख्या वगैरह आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी वहां से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए और यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को आपको ध्यान से पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। पहला देखिए, कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय है, यानी कि आप इसका सत्यापन वगैरह कर सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में ना कोई भी, जैसे इतिहास की कोई एक सिंगल घटना है, आप उसको देखेंगे तो अलग अलग विद्वान उसी एक घटना को अलग अलग तरीके से व्याख्यान देते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो तो एकदम ठीक है कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान है प्रायः आप देखेंगे तो एकल घटना के बहुल व्याख्यान, यानी एक ही घटना की बहुत तरीके की जो व्याख्या है वो देखने को हमें मिलती है। दूसरा वाला एकदम ठीक है। और पहला वाला बताइए सही है कि नहीं। तो भाई पहला वाला भी ठीक है। आप देखिए, जो सामाजिक विज्ञान है उसकी प्रकृति साक्ष्य के आधार पर अनुभव के रूप में और सत्यापन के योग्य होती है। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, ए और बी दोनों सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ आपसे ना कहा जा रहा है कि रोजी जो है उन्होंने एक महिला का नर्स के रूप में और एक पुरुष का इंजीनियर के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वो अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि किस चीज़ का ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि रोजी का जो कथन है वो क्या परावर्तित कर रहा है, यानी कि रोजी जो है ना वो उसके मन में क्या भरा हुआ है। हम सबको पता है कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो है वो इस तरीके की बातें करते हैं कि फलाने इस तरह से होंगे, ढिमकाने इस तरह से, यानी कि लड़कियां सौम्य हों, लड़कियां मतलब कि सुशील हों, आकर्षक हों, मतलब ज़्यादा मोटी ना हो, गोरी भी हो, सीधा मतलब एकदम स्पष्ट तो बिल्कुल ना बोले, कैसे बोले, चुहा चुहा के बोले, मतलब मीठा मीठा बोले। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्राइटेरिया फिक्स करके रखा गया है लोगों के द्वारा कि लड़कियां ऐसी होती हैं और लड़के कैसे हों, एकदम हार्श हों, उनकी आवाज़ भी एकदम जानवरों जैसी, मतलब मोटी ताजी हो वगैरह वगैरह। तो ये जो फिक्स क्राइटेरिया रखा गया है ना, ये क्या होता है, ये होता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स, यानी कि जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा। ठीक है, तो जो रोजी है उसके मन में यही जेंडर स्टीरियोटाइप्स ही भरा हुआ है। उसने ये चीज़ सीख ली है कि जो लड़कियां होती हैं वो धैर्यवान होती हैं, सौम्य होती हैं, जबकि ऐसा हमेशा होता नहीं है रियलिटी में। ठीक है, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि जो है वो श्रेष्ठ होगी। ठीक है, तो चुनाव प्रक्रिया के बारे में बच्चों को बताना है। पहला देखिए, विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी जो सर्वे है उसको करने के लिए कहना, या फिर कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, या फिर स्थानीय चुनाव पर डॉक्यूमेंट्री दर्शाना, या किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना। देखिए, हमने उस दिन एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि किस तरह के जो शब्द हैं उनको आपको देखते ही पैडागोजी में क्रॉस कर देना है। मैंने आपको बताया था कि व्याख्यान जैसी जो चीज़ें हैं उनको देखते ही क्रॉस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको व्याख्यान नहीं देना होता। ठीक है, तो अगर इस यहाँ पे देखिए व्याख्यान दिख गया तो इसका मतलब है कि ये उत्तर नहीं होगा। सबसे बेहतरीन जो होता है ना वो होता है बच्चे करके सीखें। तो आप देखिए दूसरा वाला कि कक्षा में देखिए कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। अगर आप इस तरह से बच्चों को सिखाना चाहेंगे तो बच्चे बहुत ईजी वे में सीख जाएंगे। तो ये सबसे बेहतरीन विकल्प माना जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि आदिवासियों और चलवासी यानी पशुचारियों या चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए
श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा, यानी कि सबसे बढ़िया अभ्यास कौन सा होगा। कह रहे हैं बकरवालों पर चलचित्र अथवा डॉक्यूमेंट्री दिखाना, तो वृत्त चित्र इट मीन्स डॉक्यूमेंट्री होता है। तो क्या केवल और केवल डॉक्यूमेंट्री दिखा करके आप बच्चों को मतलब कि बहुत अच्छा अभ्यास करवा सकते हैं। दूसरा देखिए मिल गया व्याख्यान और सेमिनार। मैंने कहा था ना कि व्याख्यान जैसी जो चीजें हैं बच्चों को मतलब कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, तो ये वाला तो होगा नहीं। यहाँ देखिए कह रहे हैं पाठ्य पुस्तक पठन। अब छोटे बच्चे जो है वो केवल और केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ करके तो चीज़ों को इतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, तो ये भी बेकार है। अब देखिए आदिवासियों और चलवासी यानी जो पशुचारी हैं उन पर सामूहिक चर्चा। तो बताइए क्या केवल और केवल सामूहिक चर्चा या फिर डॉक्यूमेंट्री दिखाना, क्या इसका सही उत्तर होगा। तो आप समझिए कि ये जो सामूहिक चर्चा है ना, उससे भी बच्चे बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी भी तो मतलब कि जानने की लिमिट है ना। जो भी बच्चे हैं वो उन्हीं के एज ग्रुप के हैं, तो ऐसा क्या स्पेशल वो मतलब कि कर लेंगे, तो ये नहीं। आप देखिए कि डॉक्यूमेंट्री दिखाना ये एक बेहतरीन विकल्प माना जा सकता है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की आलोचनात्मक यानी जो तार्किक चिंतन और कौशल है इसको विकसित करने में हेल्प करेगा। कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं इनके कार्य मतलब इनके ऊपर जो कार्य का दोहरा बोझ होता है, इस पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार को द्वारा किए जाने वाले 2 उपाय को लिखिए। तीसरा देखिए भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है। और चौथा देखिए कि सभी संक्रामक रोग जल जनित होते हैं, सत्य अथवा असत्य बताइए। आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आलोचनात्मक तार्किक चिंतन जो है ये डेवलप करना है। और जब भी यस नो टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये घटना सही है या फिर गलत है, तो उसमें कोई भी तार्किक चिंतन की बात नहीं आती है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। फिर देखिए कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा किए जाने वाले 2 उपाय, तो बच्चे ना इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको रट लेते हैं कि हाँ 1-2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, ताकि अगर सर जी पूछें या मैडम जी पूछें तो हम बता ले जाएं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा उन्हें एनालिसिस या बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कह रहे हैं कि भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है, या फिर महिलाओं के कार्य पर 2 गुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए, बताइए। तो इसका अगर आप सही से देखें ना, तो सबसे जो बेहतरीन विकल्प माना जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन वे मतलब ए वाला, कि महिलाओं के कार्य पर 2 गुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो इसमें ना जो बच्चे हैं वो बढ़िया फिर तार्किक चिंतन करेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करता है, ये बताना है। पहला देखिए कह रहे हैं कि विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना, या फिर महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना, विभिन्न व्यवसायों के बीच अंतर करना, या फिर नक्शा बनाने की क्षमता डेवलप करना। बताइए क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो कौशल आधारित जो उद्देश्य है उसकी पहचान की जान मतलब करनी है आपको, तो आप देखिए सबसे बेहतरीन विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि मानचित्र बनाने की स्किल डेवलप करना। ठीक है, फिर देखिए इंक्वायरी कह रहे हैं कि पूछताछ आधारित उपागम के संबंध में कौन से कथन सही हैं, चलिए बताइए। पहला, ये समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, या फिर यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में हेल्प करता है। तीसरा देखिए शिक्षिका अधिगम को मतलब कि अधिगम की जो गति है वो तय करती है, या फिर ये एक जल्दी से सीखने का तरीका है। बताइए इंक्वायरी जो है ना वो मतलब कि उसके रिलेशन में या उसके संबंध में आपको सही कथन बताना है, इंक्वायरी। ठीक है, अब आप देखिए इंक्वायरी जो है क्या ये एक जल्दी से सिखाने का तरीका होता है, इससे मतलब जल्दी जो है चीज़ें वो सीख जाती हैं बच्चे, तो ये तो थोड़ा अजीब नहीं है। तो डी जहाँ जहाँ ना पहले आप उसी को हटा दीजिए, ये दोनों उत्तर नहीं होगा। फिर कह रहे हैं ये समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। हाँ, ये जो इंक्वायरी यानी पूछताछ है ना, ये समस्याओं को सुलझाने में जो उनकी क्षमता है उसको प्रोत्साहित करता है, ये बात ठीक है। तो ए जहाँ जहाँ है वो तो उत्तर होना ही चाहिए। कह रहे हैं कि ये साक्ष्य के मतलब साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों को पता लगाने में मदद करता है, और ये जल्दी सीखने का तरीका है। अब ये देखिए कह रहे हैं कि शिक्षिका अधिगम की गति तय करती है। तो हमने बताया हुआ है कि जो टीचर होते हैं ना वो केवल और केवल एक गार्डनर के रूप में होते हैं क्लासरूम में, तो उनको ना ये गति वगैरह तय करना यानी कि कुल मिलाकर के क्लासिफिकेशन करने का जो हक है वो नहीं मिलता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सी जहाँ है उसको भी हटा दीजिए, ए और बी कहाँ पे है, ऑप्शन डी में। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ कहा जा रहा है कि अभिकथन और कारण है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। कारण क्या दिया जा रहा है कि ये बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता और विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, कथन भी ठीक होगा कारण भी ठीक होगा, कारण कथन की सही व्याख्या भी करेगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे देखिए
कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? क्या वो उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए? दूसरा, विद्यार्थी के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए। फिर कह रहे हैं मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। ध्यान से देखिए। फिर कह रहे हैं विद्यार्थी के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए। बताइए क्या होगा उत्तर? तो आप ध्यान से देखिए, केवल एक ऑप्शन अगर आपने कैच कर लिया तो उत्तर इसका मिल जाएगा। कह रहे हैं कि ये मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। अब बताओ, ये मतलब कि कहीं से भी आपको सही लग रहा है? नहीं ना। तो सी जहाँ जाए उसको निपटा दीजिए। सी यहाँ है, यहाँ भी है। इसका उत्तर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। असर्सन में दिया है कि विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। ठीक है, कारण क्या कह रहे हैं कि इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध है। देखिए सीधे कि देखिए कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, लेकिन आप देखेंगे ना तो जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। कहना है कि विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वो क्या है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। ठीक बात है। कह रहे हैं कि क्या वो इस वजह से मतलब कि इनको विशेष बनाती है क्योंकि इनका मतलब विद्या जो है विशेषों में अंतर संबंध है? ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो कथन अपने आप में ठीक है, कारण अपने आप में ठीक है, कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखिए, केवल अंतर संबंध होने के कारण ही सामाजिक विज्ञान का हिस्सा है, बल्कि इसका मानव समाज के जुड़ाव जो है वो मुख्य कारण माना जाता है। फिर देखिए, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। क्या है हमारे पास प्रश्न? कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है। दूसरा, यह मतलब कि क्या यह किसी एक मानव कह रहे हैं, क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या फिर कई पाठ्य पुस्तकों से, या फिर पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, या अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। ठीक है, तो आप समझिए कि जो एसएसटी की पैडागोजी है ना, उसमें थोड़ा क्लिष्ट लैंग्वेज होती है। अक्सर जो हमसे गलतियां होती हैं वो इसी क्लिष्ट लैंग्वेज की ही वजह से होती है, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ा कम समझ आता है। तो इसी वजह से तो खूब सारा प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहे हैं कि जो हमारा एसएसटी है ना, उसके मूल्यांकन के दौरान आखिर वो कौन से प्रश्न हैं जो इसके उद्देश्य को समझने में हमें मदद करेंगे। तो पहला तो हमें ठीक ही लग रहा है कि आखिरकार पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, तो ये बात ठीक हो जाएगी। फिर कह रहे हैं कि क्या ये किसी एक मानक, अब मानक जैसी जब चीज़ें आ जाए ना, मानक पाठ्य पुस्तक या मानक जो है उत्तर, तो आप कहिएगा कि देखिए ये तो गलत है, क्योंकि मानक जैसी जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है। तो बी जहाँ जाए उसको हटा दीजिए। देखिए हमारा उत्तर हमको मिल गया ऑप्शन बी वाला कि ए और डी सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, अब ये देखिए पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा है वो कितनी विस्तृत है, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में जो प्रोजेक्ट मेथड है उसमें क्या शामिल है? गतिविधि, चर्चा, प्रयोग या फिर वर्णन? बताइए फटाफट। तो वर्णन जैसी जो चीज़ें हैं, मैंने कई बार बताया है कि जब वर्णन जैसी चीज़ें आ जाएँ तो फिर आप उसको गलत कर दीजिए। डी जहाँ जहाँ है उसको निपटा दीजिए। देखिए, तो डी निपटाने से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, लेकिन हाँ एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है, डिस्कशन और गतिविधियाँ भी ज़रूरी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, ए बी सी तीनों ही सही है। चलिए आगे देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण यानी कि एनालिटिकल पक्ष का आकलन करते हैं। ध्यान से पढ़िए, एनालिटिकल पक्ष के आकलन की बात हो रही है। ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या क्या है। कहा जा रहा है कि वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या हैं जिन्हें धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित या उपार्जित किया जा सकता है। दूसरा, इतिहास की विधियां विज्ञान, कला एवं प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक हैं। और तीसरा क्या है, विविध भारती कार्यक्रम को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में और स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया। और चौथा क्या है कि आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों की समीक्षा लिखिए। हमारे पास ऑप्शन सी ये सभी हैं। आप देखिए इसका जो सही उत्तर है ना वो सी वाला सॉरी ए वाला हो जाएगा। इसमें जो सी विकल्प है यही गलत है, बाकी सब ठीक है। फिर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं हमारे पास। पहला स्टेटमेंट क्या है, कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो एकदम सिंपल सी बात है, हाँ बिल्कुल प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कह रहे हैं कि ये अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करता है। तो हाँ ये बात भी सही है। जो इंट्रोवर्ट टाइप के बच्चे होते हैं ना, वो थोड़ा मतलब कि खुलने लगते हैं, फिर उनको भी धीरे धीरे जो झिझक है वो खत्म होती है। तो कथन कारण सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है,
फिर देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक परियोजना कार्य के द्वारा अधिगमकर्ताओं में विकसित किया जा सकता है जिससे या फिर जिसमें छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान या समस्या समाधान कार्यों में संलग्न करना शामिल है। संलग्न करना मतलब समझ रहे हैं, ऐड करना कुल मिला करके, ठीक है। ऑप्शन देखिए, रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि, या फिर सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना, या फिर क्रिटिकल सोच कौशल को डेवलप करना। जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट आए जिसमें क्रिटिकल जो सोच है उसको डेवलप करने की बात की जाए तो एक बार बिना सोचे समझे भी आप उसको उत्तर मार सकते हैं, ज़्यादातर होगा कि वो सही हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दो स्टेटमेंट दिया है। एक तो पहला है कि योगात्मक आकलन कह रहे हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का आकलन और निरीक्षण करता है। वहीं दूसरा कथन क्या है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है यानी कि रचनात्मक आकलन है, ये पाठ्यक्रम जो लास्ट में होता है ना हमारा, जैसे कोई हमने चैप्टर पढ़ा तो चैप्टर पढ़ने के बाद लास्ट में कुछ अभ्यास दिए रहते हैं। क्या रहे हैं कि जो रचनात्मक आकलन है क्या वो पाठ्यक्रम के अंत में होता है? बताइए फटाफट उत्तर। तो ध्यान से देखिए, दो के दोनों ही उत्तर गलत हैं क्योंकि ये दोनों ना इंटरचेंज, ठीक है, सब उल्टा सुल्टा लिखा हुआ है। उत्तर हो जाएगा कि दोनों ही गलत हैं। तो सही क्या होगा? सही ये होगा कि जो योगात्मक आकलन है ये कब होता है, तो ये कि पाठ्यक्रम के अंत में होता है, और जो रचनात्मक आकलन है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक जो विद्यार्थी की प्रगति है उसका निरीक्षण करने का काम करता है। तो ये इंटरचेंज है दोनों ऑप्शन। आगे देखिए, यहाँ कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से जो प्रश्न हैं वो आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं, यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। कह रहे हैं कि वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनमें या जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कठोर कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। फिर कथन की जांच कीजिए। अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा। तीसरा, ब्राजील और भारत की भू आकृति के बीच भेद कीजिए। और चौथा क्या है, हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है, ना कि एक दो लाइन में कुछ चीजें आपने रट्टा मारी हुई है और उसी को बता देना है। तो आप देखिए, ब्राजील की और भारत की जो भू आकृति है इसके बीच जो विभेद करना है, ये बहुत ही सुकड़ा सा उत्तर मिलेगा ना इसका, कुछ चीजें होंगी जो एकदम फिक्स होंगी। इसको बहुत ज्यादा क्रिटिकली आप नहीं जो है इसमें चीजें देख सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सी जहाँ जहाँ है पहले तो उसी को निपटा दीजिए। और आप देखिए सी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, उत्तर देखिए मिल गया केवल और केवल ए और बी सही है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें अगर उसका एक कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो उसको फौरन कूट जा करके चेक कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है, कैसे? व्याख्यान के पक्ष में आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम करके, अच्छा कम करने की बात हो रही है। फिर प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करके। तीसरा देखिए, केवल, अब देखिए कुछ हो या ना हो, अगर केवल जैसा शब्द जुड़ गया है तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो तुरंत ही उसको क्रॉस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं तथ्यों और आंकड़ों को याद करने के लिए। अब जब हमने बताया हुआ है कि भैया रोड लर्निंग जो चीज़ें हैं ना वो नहीं करवानी है, तथ्य और आंकड़ों को बच्चों को बिल्कुल भी याद नहीं करवाने हैं, उस पर जोर नहीं देना है। तो ये दोनों तो वही ट्रिक्स से ही निपट गया। बचा क्या हमारे पास, व्याख्यान के पक्ष में आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम करके, और दूसरा जो है वो बताइए क्या हो जाएगा उत्तर। तो बी वाला एकदम बढ़िया हो जाएगा कि प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करके ये काम किया जा सकता है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। कथन कारण का क्वेश्चन है। कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंतर विषयी उपागम का यूज करना चाहिए। और दूसरा क्या है, कह रहे हैं कि यह उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृति को समझने में हेल्प करेगा। बताइए फटाफट उत्तर क्या होगा। तो पढ़ते हुए ही समझ आ रहा है कि सब कुछ तो एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव है, अर्थात कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए। फिर देखिए, लिवलीहुड की बात हो रही है, यानी कि आजीविका के विषय पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका से ये उम्मीद की जाती है कि वो क्या करे, घरेलू कामों पर चर्चा करने से बचे। अब देखिए, किसी भी टीचर को ना किसी भी टॉपिक पे चर्चा करने से बचना नहीं है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि निगेटिव है। फिर केवल पुरुष, अब देखिए केवल शब्द लग गया है, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं केवल नियमित, अब देखिए केवल लग गया है, इसको भी हटा दीजिए। तो जो मैंने वो 5-10 मिनट का बताया हुआ है ना वीडियो,
कि भैया कैसे आप पेडागोजी में और भी जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो उसको ज़रूर देख लीजिए। वहाँ से ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मतलब बिना पढ़े ही कर ले जाएँगे। तो ये देखिए उन विभिन्न तरीकों का वर्णन करें जिनसे लोग अपनी आजीविका चलाते हैं, ये बढ़िया उत्तर माना जाएगा। ठीक है? चलिए आगे देखिए। यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, थोड़ा बड़ा-सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि उस सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए जो यह सिद्ध करता है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित क्यों किया जाना चाहिए। बताइए। पहला कह रहे हैं कि ये प्रश्न जो है बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। अच्छा, फिर बच्चों को ये एहसास कराया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी। अब बताओ भला ऐसा थोड़े होता है। तो बी जहाँ जहाँ उसको हटा दीजिए। बच्चों को ये कभी भी एहसास नहीं दिलाना है कि उनमें बुद्धि विवेक की कमी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे हैं कि प्रश्न आपसी चर्चा के द्वारा अधिगम को आगे ले जाते हैं और संकल्पनात्मक जो स्पष्टता है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये सही है। बच्चे अपनी भाषाई कौशल के अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं, ये बात भी सही है। आगे देखिए कैसे कुछ ट्रिक्स अकेले यूज करके हम लोग बिना आगे कुछ पढ़े ही उत्तर निकाल ले रहे हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको या किनको भारत की सांस्कृतिक विविधता को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करने हेतु अर्थपूर्ण तरीकों के रूप में माना जा सकता है। मतलब कि कौन है जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल टाइप के हो सकते हैं। पहला देखिए, कह रहे हैं संस्कृति के विभिन्न आयामों पर छोटे समूह की परियोजनाएं देना, तो ये चीज तो हो सकती है। फिर सामुदायिक त्योहारों पर समूह में चर्चा भी किया जा सकता है। कह रहे हैं कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना। और चौथा क्या है कि कक्षा या स्कूल में खाद्य उत्सव का आयोजन करना। अब आप बताओ कि सांस्कृतिक विविधता को समझने के लिए क्या जो टीचर हैं उनके प्रश्न पूछने से चीज़ें समझ आएंगी? नहीं ना। सी जहाँ जाए पहले उसको निपटा दीजिए। ये गया उत्तर देखिए मिल गया, ऑप्शन बी वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देख लीजिए, सीख लीजिए, अभी समय है। फिर देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका आमतौर पर अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग टास्क देती है। इसका विश्वास ये है कि विद्यार्थियों को एक जैसा काम दिया जाना पसंद नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, फिर विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ये सबसे बढ़िया उत्तर लग रहा है। कह रहे हैं ये विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। और कह रहे हैं कि इस विधि से विद्यार्थी एक दूसरे के काम की नकल नहीं कर सकेंगे, ऐसा भी नहीं है। ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं ये सबसे बढ़िया उत्तर माना जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को भारत का विभाजन विषय पढ़ाते समय किन या कौन से तरीके जो है देने उपयुक्त होंगे, ये आपको बताना है। पहला देखिए, करें कि 1940 के दशक में जयपुर से प्रकाशित अभिलेख। दूसरा, समाचार पत्रों की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ना। ओ सॉरी ये मतलब एक ही है कुल मिलाकर के। दूसरा देखिए कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद केरल से पुदुचेरी जाने वाले लोगों के इंटरव्यू का उपयोग करना। और तीसरा क्या है कि 1940 के दशक में लाहौर से पंजाब आए लोगों के साक्षात्कार के अभिलेखों का प्रयोग करना या फिर गांधी फिल्म देखना। बताइए कौन सा है जो आप भारत के विभाजन विषय को पढ़ाते समय सबसे बढ़िया मानेंगे? तो बताइए क्या होगा उत्तर। अब आप देखिए दूसरा वाला विकल्प, यहीं से आपको चीजें समझ आएंगी। राज्यों के पुनर्गठन के बाद कह रहे हैं कि तमिलनाडु जाने वाले लोगों के साक्षात्कार का उपयोग करना। जब आपको भारत के विभाजन की बात बताई जा रही है तो आप समझिए कि ये कब का है। तो जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ उसके बाद विभाजन हुआ है, लेकिन राज्यों का जो पुनर्गठन है ये तो 1956 में हुआ है। तो यही वाली घटना नहीं होगी। तो बी मतलब जहाँ जहाँ है पहले उसको निपटा दीजिए। बी यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला कि ए, सी और डी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहा जा रहा है मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भारत की विभिन्न सरकारों द्वारा दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं यानी कि फ्री बीज पर चर्चा हो रही है। कह रहे हैं कि इस चर्चा में क्या शामिल होना चाहिए। पहला देखिए, कह रहे हैं कि चूंकि सरकार इस गतिविधि में शामिल है इसलिए सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके लिए कक्षा में इस पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। अब आप बताओ भला क्यों चर्चा करना उचित नहीं होगा? ये गलत बात है ना। तो ए जहाँ जहाँ है पहले उसी को निपटा देना चाहिए। ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन बच रहे हैं। पहला कौन कौन सा है? कह रहे हैं विद्यार्थियों को मुफ्त सुविधाओं के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए जो प्रोत्साहित करने वाली बात है ना ये बहुत पॉजिटिव होती है। तो जब भी अगर आपको विकल्प में प्रोत्साहन जैसा कुछ मिले तो तुरंत ठहर जाइए। तो बी वाला तो मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो बी अगर होना चाहिए तो ऑप्शन डी ही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यही है जिसमें बी दिया हुआ है। फिर देखिए
कहा जा रहा है शिक्षक विद्यार्थियों को ये प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए देखिए प्रोत्साहित करें कि सरकारें ये सुविधाएं क्यों देती हैं, तो बस प्रोत्साहन किया जा रहा है, मतलब सही है। कह रहे हैं कि शिक्षक विद्यार्थियों को भारतीय संविधान की दृष्टि के आधार पर निष्कर्ष निकालने में मदद कर सकते हैं। तो आप बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? डी वाला ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से क्या कहा जा रहा है, थोड़ा बहुत लेंदी लेंदी से क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान जो शिक्षक हैं ये कथन देते हैं कि भारत में हिंदी बोले जाने या हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को बढ़ावा देने के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं? पहला देखिए, कहा जा रहा है भारत की जनगणना के विभिन्न वर्षों की रिपोर्टों की जांच करना या फिर विभिन्न विद्यार्थियों को इसे स्वीकार करना चाहिए क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान में जो जानकार व्यक्ति हैं इनके द्वारा कहा गया। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा कोई बात कही गई है, केवल इस बात से बच्चों को स्वीकार नहीं करवाना है। ठीक है, कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर प्रतिवाद करना चाहिए, ऐसा नहीं है। और ऐसे कथनों में विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये तो सरासर गलत है, केवल ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि जो रचनात्मक चिंतन है नए विचारों को उत्पन्न करता है और आलोचनात्मक चिंतन डैश डैश, बताइए उत्तर सही इसका क्या हो जाएगा? तो आप देखिए जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कि उन विचारों का मूल्यांकन करता है। तो जो मतलब क्रिएटिव थिंकिंग है वो क्या करता है, मतलब कि नए विचारों को उत्पन्न करता है, क्योंकि क्रिएट करना इट मीन्स नए विचार उत्पन्न होंगे। वहीं जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो क्या करता है, इवैल्यूएट करता है उन विचारों को, यानी कि उन विचारों का मूल्यांकन करने का काम करता है। फिर देखिए कहा जा रहा है कि स्कूलों के लिए इतिहास की पाठ्यचर्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उचित विकल्प का चुनाव करिए। इतिहास की पाठ्यचर्या की बात हो रही है। कह रहे हैं इतिहासकारों ने यह मानना स्टार्ट किया कि स्कूल जाने वाले बच्चों को भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास से परिचित कराना आवश्यक है। बताइए क्या ऐसा कुछ है? फिर बच्चों के लिए राजनीतिक इतिहास पर आधारित इतिहास लिखने का पारंपरिक तरीका विषय में उनकी रुचि को कम करता है और विषय की अलोकप्रियता बना देता है या उसको अलोकप्रिय बना देता है। बताइए क्या हो जाएगा? साफ साफ दिख रहा है, कथन कारण भी सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और यहाँ क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, फिर उचित विकल्प का आपको चुनाव करना है। ठीक है, अब आप एज अ एसएसटी टीचर अपने आप को समझिए कि क्या आप इसमें सही उत्तर मानने वाले हैं। पहला देखिए, कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान की परीक्षाओं के बाद कुछ विद्यार्थी परीक्षा से उत्पन्न तनाव से मुक्त होने के लिए पार्टी करते हैं। करते तो हैं, हम लोग भी किए हैं, चल यार छुट्टी मिली अब चल चाट समोसा खाते हैं, हम लोग तो भाई यही पार्टी करते थे, चाट समोसा वाली। तो ये बात तो सही है, क्योंकि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, आप देखिए नागरिक शास्त्र में बच्चे कहते हैं बहुत आर्टिकल्स रटने होते हैं, इस वजह से बहुत टेंशन थी, चलो अब आर्टिकल्स रटने से छुट्टी मिली। इतिहास को भी लोग ऐसे ही देखते हैं, बहुत ज़्यादा तारीखें रहती हैं, बहुत युद्ध है वगैरह वगैरह को रिलेट करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इन सब चीज़ों से ना बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं। जिस दिन ये वाला एग्जाम हो जाता है ना, कहते हैं आह भैया अब तो गंगा नहा लिए समझ लो। तो ये बात तो सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, कह रहे हैं कि परीक्षाओं को प्रोत्साहन परक बनाने से विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि बढ़ी हुई है, अतः इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। अब आप बताओ कि कहीं पर भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, चाहे एनसीएफ मतलब कि 2005 हो या जो और भी चीज़ें हैं, वो क्या इस तरह की कहीं बात की गई है कि परीक्षाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कीजिए? नहीं ना। बच्चों को केवल और केवल परीक्षाओं से ही जो है नहीं इवैल्यूएट करना है, ऐसा नहीं करना है कि आप उनको ए ग्रेड दे रहे हैं इस वजह से बच्चे एकदम खुश हो रहे हैं कि आहा हमने बहुत मेहनत की हमको ए ग्रेड मिला। नहीं, बट पढ़ाकू नहीं बनाना है बच्चों को कि केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बी वाला गलत है, तो इस हिसाब से आप देखिए ए सही है, बी गलत है, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी में। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला देखिए, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है, और दूसरा ये बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है और उसमें भिन्नता और विविधता के लिए सम्मान डेवलप करता है। ये बात सही है। ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं। तो इसका जो कथन कारण दोनों बातें सही हैं और कारण कथन की सही भी व्याख्या भी कर रहा है कि भाई बच्चों में ना सामाजिक जो मामले हैं उसके प्रति संवेदनशीलता आए, इस वजह से आप क्या करिए, प्रारंभिक स्तर पर ही जो सामाजिक विज्ञान है उसका अध्ययन करवाइए। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर देखिए
कुछ लोग पिछली वाली वीडियो में ना कमेंट किए थे बहुत इजी क्वेश्चन है, तो भाई 2011 से 2018 के आसपास के जो भी क्वेश्चन है ना वो ऐसे इजी पूछे जाते थे। आज वाले में उलझाइए अपने आप को, आज अपना जो पोटेंशियल है वो देखिए कि आपने कितनी तैयारी की है। चलिए 2020 मतलब 18 के बाद से आप जब देखते जाएंगे ना तो धीरे धीरे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो टफ होता गया। कथन कारण के क्वेश्चंस खूब पूछे गए हैं, अब वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनते। आने वाला जो 7 फरवरी को एग्जाम है उसमें भी आप इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए कमर कस के जाइएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए इंक्वायरी आधारित मतलब उपागम के संबंध में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। कह रहे हैं कि ये समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों को पता लगाने में मदद करता है। कह रहे हैं शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है। अब देखिए यद्यपि ये क्वेश्चन पहले भी करवाया है, मैंने बताया हुआ है कि कई सारे क्वेश्चंस हैं जो एज इट इज रिपीट होते हैं, तो जैसे जैसे रिपीट हुए हैं वो मैंने वैसे वैसे रख दिया है, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है कि छोड़ो इसको कट करो। एक बार और अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, तो क्या शिक्षिका का काम ये है कि वो सीखने की गति को तय करे? नहीं ना, ये गलत हो जाएगा। सी जहाँ जहाँ उसको निपटा दीजिए। देखिए उत्तर आपको मिल गया कि ए और बी सही है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ये जल्दी से सीखने का तरीका है, तो जल्दी से सिखा के क्या करोगे अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने आप को उसमें ढाल ही नहीं पाया तो। फिर देखिए कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? तो उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थी के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, ठीक बात है। कह रहे हैं मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो आप देखो ए और बी तो सही है और ए बी तो होना ही चाहिए। देखिए इसमें बी नहीं है, हटा दीजिए, इसमें ए नहीं है, हटा दीजिए। अब आपको इन्हीं दोनों में ही लड़ाई लड़नी है। तो देखिए सी वाला मैंने बता दिया कि नहीं होगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए बी और डी, ठीक है। अगर एक दो ऑप्शन आपके कट गए तो फिर फटाक से आप एलिमिनेशन वाला मेथड अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन के ऑप्शन पे चले जाया करिए। ये टाइम बचाने का बहुत अच्छा तरीका होता है। भले ही आपको चीज़ें ना समझ आ रही हूँ कि अगला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, लेकिन अगर आप एलिमिनेशन मेथड को ढंग से अप्लाई करेंगे तो फिर क्वेश्चन आप अच्छा से टैकल कर ले जाएंगे, ठीक है। कह रहे हैं विद्यार्थी के कार्यों का लंबे समय तक संग्रह होना चाहिए, तो हाँ ये भी होना चाहिए। ए बी और डी सही है। फिर देखिए कहा जा रहा है सामाजिक विज्ञान में जो प्रोजेक्ट मेथड है उसमें क्या शामिल होना चाहिए? एक्टिविटी, चर्चा, प्रयोग या फिर वर्णन। अब देखिए नैरेशन, वर्णन तो शामिल होना नहीं है। डी जहाँ जहाँ उसको हटा दीजिए, डी यहाँ है, डी यहाँ पे है। गतिविधि तो होनी ही चाहिए, ये बात तो है। और तो ए होना चाहिए, तो ए देखिए सब में है। फिर कह रहे हैं डिस्कशन, बताइए क्या सामाजिक विज्ञान की जो परियोजना पद्धति है उसमें आपको डिस्कशन की आवश्यकता है? तो बिल्कुल आवश्यकता है। तो अब देखिए ये भी होना चाहिए, डिस्कशन भी होना चाहिए और ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट तो होना ही चाहिए। इस हिसाब से आपको उत्तर क्या मिल गया कि डी वाला हटाने के बाद ए बी और सी ये वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जो क्वेश्चंस रिपीटेड हैं उनको लेकर के बहुत हो हल्ला नहीं मचाना है। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो और ये जो क्वेश्चंस मैंने मतलब टाइप किए हुए हैं दरअसल ये ईयर वाइज है, जैसे पहले 2021 के, फिर 22 के, फिर 23 के, फिर 24 के, तो इसी वजह से क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिल रहे हैं। चलिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण यानी एनालिटिकल पक्ष का आकलन करते हैं, ये आपको बताना है। एनालिटिकल पक्ष की बात की जा रही है। कह रहे हैं वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या है जिन्हें धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित या उपार्जित किया जा सकता है। दूसरा, इतिहास की विधियां ए विज्ञान, बी कला और प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक है। और तीसरा देखिए, विविध भारती कार्यक्रम को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया। और चौथा देखिए, आपके द्वारा देखे गए दो ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा लिखिए। और यहाँ पे ना एनालिटिकल की बात हो रही है, यानी कि जो विश्लेषणात्मक पक्ष है उसकी बात हो रही है। तो आप बताओ ये जो मतलब कि कितनी भाषाओं और स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया, इसमें कौन सा आप एनालिटिकल थिंकिंग लगाओगे? भाई ये तो वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है ना। अगर आपने देखा है तो आपको समझ आ रहा है कि हाँ भैया 4, 5, 10, 19, 20 जितनी भी लैंग्वेजेस में प्रसारित किया गया आपने रट के रखा हुआ है, फटाक से बता दिए। तो इसमें कोई भी एनालिटिकल जो एनालिसिस है वो आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो सी वाला जहाँ जहाँ है आप उसको हटा दो, ये हटा, ये हटा, ये हटा, उत्तर मिल गया हमको ए बी और डी, ठीक है। फटाक से मिल गया ना। केवल एक पॉइंट अगर आपको पता है तो आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करता है, एकदम सही बात है। एक कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। फिर से देखिए कहा जा रहा है कथन ए और बी पे आपको विचार करना और सही विकल्प का चयन करना है। योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है।
बात तो सही कह रहे हैं। जो रचनात्मक मतलब आकलन है यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है, कह रहे हैं ये पाठ्यक्रम के अंत में होता है। तो देखिए सब उल्टा-पुल्टा लिखा हुआ है, ठीक है? तो जो योगात्मक आकलन है वो पाठ्यक्रम के अंत में होता है, ठीक है? और जो योग मतलब कि रचनात्मक आकलन है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। जब मैंने कहा कि ये तो ठीक बात है, कुछ लोग फ़ौरन सोचेंगे अरे कमेंट करो कि नहीं ठीक बात नहीं है, तो भाई सब्र कीजिए, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा ये दोनों ही क्रॉस हैं, यानी कि उल्टा-पुल्टा लिखा हुआ है। रचनात्मक आकलन ये होना चाहिए था, योगात्मक आकलन ये होना चाहिए था, अर्थात दोनों ही गलत हैं। तो ए और बी दोनों गलत हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं? फटाफट बताइए। आलोचनात्मक चिंतन की बात हो रही है। कह रहे हैं कि ये विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। तो जब चर्चा करने की बात आए तो आप समझ लीजिए कि हाँ उसमें तो क्रिटिकल थिंकिंग आएगा। तो ए तो होना ही चाहिए, ए जहां जहां नहीं है उसको पहले ही हटा दीजिए। ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है? फिर देखिए कह रहे हैं कथन की जांच कीजिए, अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा। तो हाँ इसमें भी बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, बी वाला भी होना ही चाहिए। फिर कह रहे हैं कि ब्राजील और भारत की जो भू आकृति है उसके बाद उसके मध्य में विभेद कीजिए। और चौथा क्या है, हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए और मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी, यह आपको बताना है। अब आप देखो मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी, ये भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप अगर इसमें बहुत ध्यान से देखेंगे तो पहला तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा में देखिए ब्राज़ील और भारत की भू आकृति के मध्य विभेद कीजिए। तो बच्चे हो सकता है बता देना कि जो ब्राज़ील है वो कहाँ पे आता है, वो मतलब कि उष्णकटिबंध में आ जाता है, तो वहाँ पे जो एरिया होगा वो बहुत गर्म टाइप का होगा, वही जो भारत का है वो उपोष्ण में आ जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस वाली जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो सी जहाँ जहाँ है ना आप उसको जब हटा दीजिएगा तो सी यहाँ है, सी यहाँ है, यहाँ है, हट गया, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ठीक है? चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान में जो आलोचनात्मक चिंतन है यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको ये बताना है। कह रहे हैं ये छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करता है। देखिए जब केवल और केवल बातें ये आ जाए कि परीक्षा पास करनी है, ये सारी चीजें ना मतलब एसएसटी में हो या फिर कहीं भी हो, पेडागोजी में हमेशा गलत ही मानी जाती हैं। तो परीक्षा पास करवाना ये हमारा मेन मोटिव नहीं होना चाहिए। ए जहाँ जहाँ है आप उसको हटा दीजिए। देखिए उत्तर तुरंत आपको मिल गया कि डी और ई सही हो जाएगा, ठीक है? आगे आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं बची है, ठीक है? कह रहे हैं कि ये छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने में अनुमति देता है, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को तुक्का लगाने वाला थोड़ी ना बनाना है। छात्रों को सूचना, अब देखिए सूचनाओं को बच्चों को आसानी से याद मतलब सूचनाओं को रटवाना है ही नहीं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। बचा हमारे पास डी और ई, यही दोनों सही हैं कि ये छात्रों को हायर लेवल थिंकिंग के लिए तैयार करता है और दूसरा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्षमता है उसके लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है? ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला, ठीक है? जब कल को आप टीचर बन जाइएगा तो यही सारी चीजें अपने दिमाग में बिठा करके ही बच्चों को सिखाने का प्रयास भी कीजिएगा। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है यानी एनसीएफ 2005, इसके अनुसार माध्यमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाना है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आपको ना देखिए क्वेश्चन में ना आपको सब में लगेगा कि हाँ सारे के सारे तो उद्देश्य ही हैं, लेकिन जब आपसे कहा जाए कि प्राथमिक उद्देश्य तो आपका दिमाग प्राथमिक शब्द पे केंद्रित होना चाहिए, ठीक है? चलिए पहला क्या है कि छात्रों को उपयुक्त विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम चुनने के लिए उनकी रुचियों को खोजने में सहायता करना। दूसरा, राष्ट्र के समक्ष आने वाली सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के बारे में समझ डेवलप करना। पहले का तो नहीं पता लेकिन दूसरा तो होना चाहिए भाई। दूसरा जहां जहां है उसको टिक कीजिए, यानी कि ये इसमें दूसरा नहीं है तो ये तो नहीं होगा, एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, ठीक है? कह रहे हैं कि अवलोकन, पहचान और वर्गीकरण के कौशल को डेवलप करना, तो ये भी होना ही चाहिए। तो सी जहां जहां है उसको टिक कीजिए, सी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, देखिए उत्तर मिल गया। मात्र एक ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ा, दूसरा आपको पता हो तो उत्तर आपको मिल जाता है, यानी ऑप्शन बी और सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और यहाँ कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है। प्राथमिक उद्देश्य की बात की जा रही है क्योंकि उद्देश्य तो सारे होंगे लेकिन जो मतलब प्राथमिक है केवल उस पर आपको बात करना है। पहला देखिए, कह रहे छात्रों को उपयुक्त जो विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम है उसके खोजने में उनकी मदद करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर देखिए कह रहे हैं कि राष्ट्र के समक्ष आने वाली जो सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं इसके बारे में समझ डेवलप करना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये तो प्राथमिक उद्देश्य में होना ही चाहिए। तो जहां बी नहीं है उसको पहले ही कट कर दीजिए, तो ये उत्तर नहीं होगा, ठीक है? और हाँ ये वाला ए वाला होगा नहीं, तो ए जहां जहां है उसको भी निपटा दीजिए, तो ये कट गया। कम से कम दो ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गए हमारे। फिर देखिए
अगले है कि मतलब अवलोकन, पहचान और वर्गीकरण के कौशल को डेवलप करना। तो क्या केवल और केवल हमारा सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि उसमें बच्चे में अवलोकन करने की जो क्षमता है वो मतलब कि डेवलप हो? नहीं ना, थोड़ा कम अच्छा है। फिर देखिए, प्राथमिक और सामाजिक वातावरण के अंतः संबंध पर जोर देने हेतु वातावरण की समग्र जो डेवलप मतलब कि क्या बोलते हैं, समझ है वो डेवलप करना। तो ये बात एकदम सही है। आप देखो बी और डी हो जाएगा, और ये विकल्प कहाँ दिया गया है? ऑप्शन डी में। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखिए। और अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को हाइप कर दीजिए। और हमने पिछले 3 दिनों से 3 क्लासेस ली हुई हैं महा रिवीजन की, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया जा रहा है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। तो जो लोग भी मतलब वन शॉट में पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करना चाहते हैं, वो हमारी शाम की 6 बजे वाली क्लास में ज़रूर आएँ, क्योंकि उसमें यही करवाया जा रहा है। और उसको लास्ट में कल जो है हम 11-12 बजे के आसपास पूरा का पूरा कंपाइल करके भी दे देंगे। 5 के 5 पार्ट आएंगे टोटल, और 5 के 5 पार्ट इकट्ठे करके दे देंगे। तो पहले 5 वाला दिखेगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर इस तरह से दिखेगा। तो जो लोग अभी देखना चाह रहे हैं देख सकते हैं, नहीं तो कल जो है उसको हम पूरा कंपाइल करके देंगे, उसमें देख लीजिएगा। कंप्लीट एक एक पॉइंट सिलेबस का मैंने उसमें डिस्कस किया है ओल्ड एनसीईआरटी का। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान समानता यानी इक्वालिटी की चर्चा करते समय कौन से उद्देश्य होने चाहिए? पहला, शिक्षार्थियों के साथ डिग्निटी से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। दूसरा, सभी का सम्मान करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। तो ये बात तो होनी चाहिए ना, बच्चों को मतलब बच्चों में ये चीज़ें तो डेवलप करनी ही चाहिए कि हाँ भाई आप सबका सम्मान करो। फिर देखिए, ये समझाना कि जीवन में सभी अंतर अनिवार्य हैं। तो ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, थोड़ा मतलब कि एक्सट्रीम टाइप का हो जाएगा। तो सी वाला तो पहले ही निपटा दीजिए। सी गया, सी गया, सी गया। देखिए उत्तर आपको ए, बी और डी मिल गया। ठीक है, तो बस ये सारी अब देखिए, मैंने कहा था ना, सभी जैसी जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर मामलों में क्या होती हैं? एक्सट्रीम शब्द हैं, तो उनसे बचना चाहिए। कुछ जो टैग वर्ड्स मैंने बताए हुए हैं उनको देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम पास कराने में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, और जो हमारा संविधान है उसमें निहित मूल्यों को आत्मसात करना, तो ये तो भाई होना ही चाहिए। तो सी वाला आप हटा दीजिए, डी वाला उत्तर मिल गया। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि हम सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए अंतर विषयी उपागम का प्रयोग करते हैं, ताकि बताइए हम लोग क्यों इसका उपयोग करते हैं? कह रहे हैं कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पाठ्यक्रम पूरा हो गया। अब बताओ भला पाठ्यक्रम पूरा हो गया, ये क्या बात हुई? ए जहाँ जाए उसको निपटा दीजिए, 2 ऑप्शन हट गए। फिर देखिए, कह रहे हैं अनुशासनात्मक सीमाओं के भीतर सीखने की मतलब सक्षम बनाया जा सके। अब देखिए ये एक शब्द है। फिर देखिए, विषयों के बीच अंतर संबंध और परस्पर निर्भरता को दर्शाया जा सके। सी वाला एकदम सही है, सी तो होना ही चाहिए। तो फिर देखिए डी, एक ही विषय या प्रकरण को सामाजिक विज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सी और डी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका विकल्प भी सही हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अभी ही। फिर देखिए, कह रहे हैं कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को कक्षा में समसामयिक मामलों यानी करंट अफेयर्स पर चर्चा करनी चाहिए, क्यों? बताइए आखिरकार क्यों करंट अफेयर्स पे चर्चा करनी चाहिए? कह रहे हैं कि ये शिक्षार्थियों को समाज या देश के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने में मदद करता है। बात एकदम ठीक है। ठीक है, तो ए तो होना ही चाहिए, ये हट गया। कह रहे हैं कि ये शिक्षार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग क्षमताओं को डेवलप करता है, ये बात भी ठीक है। बी जहाँ जहाँ है वो तो होना ही चाहिए। फिर देखिए, ये शिक्षार्थियों को उनके विषय के टॉपिक के रोजमर्रा के मुद्दे से जोड़ने में मदद करता है। हाँ, ये भी सही है, करंट अफेयर्स इस वजह से भी इंपॉर्टेंट होता है। तो सी तो होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन देखिए एलिमिनेट हुए। कह रहे हैं कि ये शिक्षार्थियों को कुछ मनोरंजन प्रदान करता है। नहीं, केवल मनोरंजन प्रदान करना ये थोड़ा अजीब हो जाएगा। ए और बी ज़्यादा ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ए और बी में देखिए कुछ तो गड़बड़ा गया। रोज़मर्रा के मुद्दे से जोड़ने में मदद करता है, ये ठीक है। कुछ गलत हुआ क्या? आलोचनात्मक चिंतन भी डेवलप करता है। ठीक है, ये ए, बी और सी जहाँ होगा वो ये देखिए डी में है ना, ए, बी और सी। ठीक है, ध्यान से देखिए, केवल और केवल मनोरंजन प्रदान करना ये नहीं होना चाहिए। तो डी जहाँ है उसको हटा दिया हमने, तो इस हिसाब से आप देखिए ए, बी और सी हो जाएगा ना इसका उत्तर। वही मैं सोच रही हूँ गलत कैसे हो रहा है। चलिए ठीक है, ध्यान से उसको एक बार फिर से आप लोग पॉज करके देखिएगा। फिर देखिए, कह रहे हैं कि कंसेप्ट मैपिंग यानी कि संकल्पना मानचित्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर देखिए, कह रहे हैं कि संकल्पना मानचित्रण एक तकनीक है जिसके द्वारा शिक्षक नई अवधारणाओं को पहले सीखी गई अवधारणाओं के साथ जोड़ करके जो विषय वस्तु है उसको सरल और आसान बना सकते हैं। देखिए ये अपने आप में जब स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हैं ना, एकदम पॉजिटिव वे में लेके जा रहा है, बात तो ठीक होनी चाहिए। फिर देखिए,
कह रहे हैं कि संकल्पना मानचित्रण पदानुक्रमित या होता है, यानी हायरार्कियल होता है। ये अवधारणाओं के बीच मतलब कि बहु संबंधों यानी मल्टीपल रिलेशनशिप्स को नहीं दिखाता। ये थोड़ा अजीब नहीं हो रहा है? तो कुछ खास अजीब नहीं है। ध्यान से देखिए, कथन और कारण अपने आप में सही है। कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने दे हुए दिया है भैया कि टेंशन ना हो आपको, कि जो कंसेप्ट मैप है इसमें विचारों को एक क्रम यानी हायरार्की में ऊपर से नीचे व्यवस्थित किया जाता है। ये मुख्य रूप से मतलब कि रेखी यानी कि लीनियर या पदानुक्रमित होता है। ठीक है, हालांकि आधुनिक संदर्भ में ये संबंध दिखाता है, लेकिन पारंपरिक परिभाषा के अनुसार कथन और कारण दोनों को ही आयोग ने सत्य माना हुआ है। ठीक है, और व्याख्या भी सही मानी है। जैसे कि मैंने कहा ना कि कुछ अजीब नहीं लग रहा है, तो अजीब लगने लायक है अगर आधुनिक के हिसाब से देखें तो, लेकिन आयोग ने जब ये कह दिया है कि नहीं भैया दोनों चीजें सही हैं, तो फिर जो आयोग कहेगा वही मानना है आपको। एक सॉन्ग आप लोगों ने सुना होगा कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जो तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। तो ये वही बात है ना, अगर आयोग ने किसी चीज को सत्य मान लिया है तो आप उसमें ज्यादा फिर हेन तेन मत कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम यानी लर्निंग को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए, आप बताओ। कह रहे हैं विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को जानबूझकर और स्पष्ट रूप से शामिल करें। देखिए, फिर कक्षा में शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत और पारिवारिक पृष्ठभूमि को चिन्हित करना, पॉइंट आउट करना। फिर शिक्षार्थियों को कक्षा में अपने उदाहरण और अनुभव साझा करने का अवसर देना। देखिए, जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो तो यही होता है कि भैया तीसरा वाला होना चाहिए। तीसरा जहाँ जहाँ ना हो उसको पहले ही हटा दीजिए। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। और हाँ, एक चीज़ जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय याद रखना है, जैसे सपोज दैट आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो रहे हैं, तो वैसे तो मतलब हम जानते हैं कि है नहीं हमारा माइनस मार्किंग, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को भर के ही आओगे गोला, लेकिन फिर भी अगर सपोज दैट आपका छोड़ने का मन कर रहा हो तो छोड़ना नहीं है। अगर दो ऑप्शन ही बच रहे हैं तो उसमें एक आध में लगा के आना है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो तीसरा तो होना ही चाहिए, और देखिए तीसरा दोनों में ही है। अब ए और बी में आपको ध्यान से देखना है। करें कक्षा में शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत और पारिवारिक पृष्ठभूमि को चिंट आउट मतलब सॉरी पॉइंट आउट करना, ये कैसा लग रहा है आपको स्टेटमेंट? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसको चिन्हित करना अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। हो सकता है कोई बहुत ही सिंपल से बैकग्राउंड से आता हो तो उसको लगेगा कि हमारा मजाक बनाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बी वाला ठीक तो नहीं होगा, तो बी यहाँ है, हटा दीजिए। ओ मतलब कि ऑप्शन जो ए और सी है वो सही हो जाएगा कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक जो दृष्टिकोण है उनको जानबूझकर और स्पष्ट रूप से शामिल करना चाहिए, जिससे जो हमारे यहाँ की मतलब कि सॉरी जो डाइवर्सिटी है ना, विविधता है, उसके बारे में भी बच्चों को थोड़ा ठीक ठाक नॉलेज होगी। चलिए आगे देखिए। विकल्प बहुत नीचे चला गया है। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि इतिहास पढ़ाते समय जो वंशावली चार्ट है इसका प्रयोग किस लिए होता है। पहला देखिए, किसी साम्राज्य या वंश के विकास का प्रतिनिधित्व करने के लिए, बताइए क्या इसलिए होता है। फिर अनुक्रम और कार्यात्मक संबंधों को दिखाने के लिए, या फिर एक कालानुक्रमिक रूपरेखा प्रदान करने के लिए। तीसरा तो होता ही है, चाहे कुछ होता हो या ना होता हो। तो सी जहाँ ना हो वो हटा देना चाहिए। और आप देखिए एग्जामिनर फंसा दिया आपको, कह रहा है नहीं सी तो हम हर जगह दे के रखेंगे। फिर देखिए, शिक्षार्थियों में स्थान की समझ डेवलप करने के लिए, फटाफट उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। तो आप देखिए मतलब ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि जो वंशावली चार्ट है, आप बताओ क्या इस वंशावली चार्ट से विद्यार्थियों में किसी स्थान की समझ डेवलप होगी? नहीं ना। तो डी जहाँ जहाँ है उसको हटा दीजिए। देखिए हमको उत्तर मिल गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, कि ए बी और सी वाला स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे देखिए। और स्थान वगैरह को जानने के लिए तो ग्लोब वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी ना। फिर देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये क्या हो गया है, कह रहे हैं कि जो विजुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं यानी कि दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ जुड़ते समय एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या अनुकूलन करने चाहिए। कुल मिलाकर के अगर कोई जो शिक्षार्थी में जो बच्चे हैं वो दृष्टिबाधित हैं तो उनके लिए जो चीज़ें हैं वो बता रहे हैं। कह रहे हैं उपयुक्त विराम और पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट और जोर से बोलना। तो कहीं ना कहीं हाँ, अगर उनको दिखने में दिक्कत हो रही है तो आप पूर्ण विराम के साथ थोड़ा जोर जोर से बोलेंगे तो बच्चे मतलब कि आपको कवर कर ले जाएंगे। पहला तो होना चाहिए। ठीक है,
तो ए जहाँ जहाँ नहीं है उसको हटा दीजिए, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। ठीक है, फिर देखिए कह रहे हैं विभिन्न प्रकार के दृश्य रूप से आकर्षक वर्कशीट का उपयोग करना। अब आप बताओ, जब बच्चे को देखने में ही दिक्कत हो रही है तो ऐसी चीज़ को यूज़ करने से बच्चे के मन में आप क्या कर रहे हैं, जहर टाइप का घोल रहे हैं ना। उसको लगे कि बताओ भला मैं देख नहीं पा रहा हूँ तो सर जी इतना अच्छा अच्छा चीज़ें दिखा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बी जहाँ है उसको आप हटा दीजिए, फटाक से देखिए उत्तर आपको ऑप्शन ए वाला मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कल को आपको ये सारी चीज़ें यूज़ भी करना है। कल ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारे के सारे बच्चे एक ही जैसे होंगे। कुछ दिव्यांग बच्चे, इट मीन्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी आपको देखने को मिलेंगे, तो उनके हिसाब से भी आपको चीज़ों को करवाना है। यहाँ देखिए सेकेंडरी सोर्स का कौन सा एक एग्जाम्पल है, जनगणना रिपोर्ट 2011, जन्म और मृत्यु पंजीकरण का रिकॉर्ड, या फिर हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक, या भारत का संविधान। बताइए। तो साफ साफ कह रहा है भैया कि जो हमारे अतीत है, तो इतिहास में जो चीज़ें हैं ना, वो ऐसा थोड़ी ना है कि किसी एक व्यक्ति ने सारी की सारी चीज़ों को लिखा है और उसकी आंखों के सामने घटना हुई है, नहीं। तो बस इसी वजह से ये हो जाएगा। बाकी जनगणना रिपोर्ट 2011 हम सभी के सामने की बात है, तो भाई ये तो प्राथमिक सोर्स माना जाएगा। और जन्म और मृत्यु पंजीकरण का रिकॉर्ड, ये भी प्राथमिक सोर्स ही है, क्योंकि जो लोग भी इसको पब्लिक कर रहे हैं वो सब अपने आंखों से इन सारी गणना वगैरह को किए हुए हैं। फिर भारत का संविधान हम सबको ही पता है, सबके सामने ही लिखा गया है। सबके सामने लिखा गया इट मीन्स जिन लोगों ने भारत के संविधान को लिखा है वो उस समय उपस्थित थे जब ये लिखा जा रहा था। इस तरह की चीज़ें हैं। अब जैसे भारत के संविधान को मतलब ऐसी बहुत सी मार्केट में पुस्तकें आ गई हैं जो हमारे भारत के संविधान को लेकर के चीज़ें बताती रहती हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे भारत का जो संविधान है, एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स दिया गया है उसकी अगर बात की जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जो मूल संविधान है उसकी जब बात की जाएगी तो वो प्राइमरी सोर्स माना जाएगा। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का एम, मतलब कि लक्ष्य किसकी ओर होना चाहिए। कह रहे हैं कि परिप्रेक्ष्य यानी दृष्टिकोण का निर्माण, पाठ्यक्रम को पूरा करना। अब देखिए, पाठ्यक्रम को पूरा करना ये गलत बात है, परीक्षा उत्तीर्ण कराना केवल ये उद्देश्य, ये भी गलत बात है। रोड लर्निंग बिल्कुल करानी नहीं है, ये सब टैग वर्ड्स हैं। फटाफट अभी ही देख लीजिए, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। चलिए आगे देखिए। कहा जा रहा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये हमारी बुक ही है, आप सबको बताइए। क्लास 6, 7, 8 किसमें है, बताइए फटाफट। कह रहे हैं कि इन पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित में से किस उपागम यानी अप्रोच को उपयुक्त माना गया है। पहला, मूल उदाहरणों और अनुभवों के माध्यम से सीखना। दूसरा, अब देखिए दूसरे वाले में तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि तथ्यों और आंकड़ों को रटने के आधार पर सीखना, ऐसा तो करना ही नहीं है। तो बी वाला तो जहाँ जहाँ वैसे ही गलत है, केवल ए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फिर देखिए इतिहास के किस भाग को एक विशेष स्तर पर पढ़ाना है, ये निर्भर करता है इतिहास के क्षेत्र पर, स्वभाव पर, लक्ष्य और उद्देश्य पर, या फिर इतिहास शिक्षण के मूल्यों पर। बताइए। तो साफ साफ ही दिख रहा है कि किस पे होना चाहिए, ये होना चाहिए इतिहास के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर, यानी ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 52। और अगर अभी तक आपने वीडियो को हाइप नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को हाइप कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये अंतिम ही है। इसके बाद फिर और ज़्यादा आप लोगों को कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा। और आप लोग ना ऐसी गलती मत करिएगा कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रास्ता में भी पढ़ रहे हैं, इवन मतलब अंदर चले गए हैं उसके बाद भी पढ़े जा रहे हैं, वो सब मत करिए। बहुत पढ़ लिया, जितना पढ़ना था वो पढ़ लिए। शाम को 6-7 बजे के बाद, मैं ये कहूँगी 8-9 बजे के बाद, फिर आप ना आराम से केवल और केवल अपने मन को शांत रखिएगा, बहुत अच्छे से सोइएगा और डायरेक्ट एग्ज़ाम में जा कर के फोड़ के आइएगा। ठीक है, तो 6 तारीख से आपको पढ़ना नहीं है। 6 तारीख को शाम, मतलब कि 6 तारीख को 8-9 बजे शाम के बाद फिर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, मतलब एकदम जम के नींद लेनी है, क्योंकि जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा फिर आप कुछ मतलब कि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सोना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आगे देखेंगे। कहा जा रहा है कि छात्रों को मानचित्रण यानी मैपिंग की प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आप क्या करेंगे। पहला बताइए। और मैपिंग की बात हो रही है। देखिए, पहला कह रहे हैं कि भारत के मानचित्र का परिचय दे करके, बच्चे हैं, छोटे छोटे बेबी हैं, उनको आप परिचय वगैरह दे करके क्या ही कर लेंगे। कह रहे हैं कक्षा का मानचित्र बनाने के लिए कहकर, तो इससे भी कुछ नहीं होगा। हाँ, ये देखिए मानचित्र की रूपरेखा को अंकित करना, निर्देश वगैरह तो देना ही नहीं, सबसे बड़ी बात। निर्देश तो अपने आप में निगेटिव शब्द है। तीसरा भी गया। चौथा सबसे सही है कि दिशाओं, स्केल यानी मापदंड और चिन्हों को समझा करके, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि जल के विषय में पढ़ाते हुए अध्यापक एक लड़की की कहानी सुनाते हैं जो अपने घर पर जल बचाने के लिए कई तरह मतलब तरीके अपनाती है।
अध्यापक कौन सी रणनीति का प्रयोग कर रहे हैं? क्या ये नैरेटिव अप्रोच है, यानी कि नैरेटिव फैला रहे हैं, अवलोकनात्मक उपागम, या फिर समस्या समाधान मतलब समाधान उपागम, या फिर चर्चा? बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला नैरेटिव अप्रोच। ठीक है ये आप सोच रहे होंगे कि अभी तो कहा, क्या यही बात है? तो हाँ भैया वही बात है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा वर्णन अभिवृत्ति और मूल्य दर्शाता है कि छात्रों ने डाइवोर्सिटी का संप्रत्यय समझ लिया है? पहला देखिए, राष्ट्रीय प्रतीकों और इमारतों के प्रति आदर्श दर्शाना। तो क्या इससे ये समझ आ रहा है कि बच्चों के मन में ये जो डाइवोर्सिटी वाली चीजें हैं वो समझ आ गई हैं? कह रहे हैं देश की विभिन्न, ये सब नहीं होना चाहिए, सीधे देखिए, विभिन्न धर्मों, समुदायों, व्यवसाय और भाषा बोलने वाले लोगों के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव। अगर इस तरह का भाव बच्चों में डेवलप हो गया है तो आप समझ लेना कि बच्चों ने जो डाइवर्सिटी संप्रत्यय है उसको समझ लिया है। ठीक है, जब आपके पड़ोस के बच्चे ये कहना भूल जाएं कि अरे उन तो जो ना दूसरे जात के हैं, उन हमार उनके कहाँ रिश्ता नाता हो पाई, तो समझ लीजिएगा कि बच्चे जो है ना वो समझदार हो गए हैं। ठीक है, अगर वो इस तरह की चीज़ें करना बंद कर दिए हैं तो, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये होता है, हम देखते हैं हमारे आस पड़ोस के बच्चे पता नहीं घर में क्या सिखाते हैं यही सब करते रहते हैं, सामने वाले का ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह। तो आपके भी क्लास में अगर बच्चे इस तरह की बातें करते हैं कि सामने वाला उस बैकग्राउंड से आया हुआ है, हमारा उसका भला क्या ही मेल हो सकता है, तो आप उनको समझाइए कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है, भारत देश बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और उस वहाँ की ना विविधता को आपको क्या करना है, सम्मान करना है। ठीक है, फिर देखिए, कहा जा रहा है अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में कौन से कथन सही है? ठीक है, तो हमारे मतलब की जो बुक होती है, बुक में आप देखिए चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसके बारे में है। कह रहे हैं कि ये शिक्षार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा, प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। फिर तीसरा, यह अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई की अवधारणाओं की समझ डेवलप करते हैं। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, तीसरा वाला स्टेटमेंट देखिए, कह रहे हैं कि अधिगमकर्ताओं में कक्षा में जो पहले पढ़ाई गई अवधारणा है इसकी समझ डेवलप करते हैं। एक बार हमको लग सकता है कि हाँ ये होना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कक्षा में पहले ही पढ़ा दिया गया है, अब यहाँ पे समझ क्या डेवलप करना है, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन आंसर है। अगर आपने पहले से समझ लिया है तो उसको आप यहाँ पे ट्राई करेंगे, यहाँ से ना समझ डेवलप नहीं होती। एक बार मतलब कि फ्लो में देखते हुए मुझे भी यही लगा कि मे भी ये सही उत्तर होना चाहिए, लेकिन नहीं, सी वाला गलत होगा। ध्यान से इसको देखिएगा, तो सी गलत है। सी जहाँ जहाँ उसको हटा के ऑप्शन डी को उत्तर मार करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ध्यान से, मतलब कि गलती ना होने पाए। आगे देखेंगे, और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में, कह रहे हैं सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया है, दिया तो है। कह रहे हैं संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। तीसरा, लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। आपको बताना है सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, एक इसमें ना एक्सट्रीम शब्द आ रहा है, कह रहे हैं कि संस्थाओं और प्रक्रियाओं को एज इट इज़ उसी तरह से चित्रित किया गया है जैसे कि संविधान में उनकी कल्पना की गई है। ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा, इससे बचिए। तो बी वाला जहाँ जहाँ है उसको अगर आप हटा देंगे तो उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ए और सी सही है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं कि आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ भेदभाव किया? कह रहे हैं कि इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं, बताइए। तो कोरेगांव जाते समय की जो घटना है वो मैंने अपनी क्लासेस में बताई हुई है कि कैसे उनको कोई भी गाड़ी वाहन अपनी गाड़ी पे बिठा के ले जाने को तैयार नहीं था। ठीक है, और अपने पापा से मिलने वो कोरेगांव जा रहे थे, पैसे भी थे, सब कुछ था, लेकिन केवल और केवल इस वजह से लोग उनके साथ भेदभाव कर रहे थे क्योंकि वो महार जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इसको बस सीधे उत्तर जानिए कि भैया परिस्थितियों का अनुमान लगाना, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बच्चों को सिखा रहे हैं टीचर। यहाँ कहा जा रहा है कि नई दिल्ली की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर की चर्चा में एक शिक्षक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? पहला, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से श्रेष्ठ है, ये सब नहीं करना है। ठीक है, फिर देखिए कैसे यह ब्रिटेन की महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करती है। हाँ, यही चीज़ है, हमारे यहाँ जो ब्रिटिशर्स है उनके द्वारा जो भी भव्य भव्य बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई हैं उसके पीछे का कारण यही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए,
कह रहे हैं इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। किस पे केंद्रित होना चाहिए? उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, या फिर अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता डेवलप करना, भूतकाल में क्या घटित हुआ ये बताना, भूतकाल में ये कैसे घटित हुआ ये याद रखना। देखिए, याद रखना ये अपने आप में ही टैग वर्ड समझिए कि गलत है, इसको तो बिल्कुल सही मानना ही नहीं है। बताइए उत्तर क्या हो जाएगा? तो सबसे जो बेहतरीन उत्तर होता है ना, हम लोग इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं से सीख के वर्तमान की जो घटना है उसको जो है हम लोग मतलब समझ सके ना, कि अगर हम कोई एक घटना हुई और उस घटना से सीख करके जो उस टाइम पे लोगों ने किया, अगर वही काम हम भी करेंगे तो फिर हमारा भी परिणाम क्या होगा जो उस समय के लोगों का हुआ है। तो हमें क्या करना है, उसके अलग करना है। ठीक है, जैसे आप देखिए, हमारे यहाँ अंग्रेज हमको गुलाम बना करके चले गए, हमारा बहुत शोषण किए। इसके पीछे का कारण क्या था कि हमारे यहाँ एकता नहीं थी। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव था, लोग सामाजिक रूप से बहुत बटे हुए थे, जो आपस में ही शासक लड़ झगड़ के मर रहे थे। तो इस वजह से अंग्रेज़ों को मौका मिला। तो आज भी आप देखिए, अगर हमारे यहाँ जैसे हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्सिटी वाला है, अगर हमारे देश में एकता नहीं रहेगी तो हो सकता है जैसे उस समय हुआ वैसे ही आज भी हो, कोई और देश आए और हमको अपना उपनिवेश बना करके चला जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने इतिहास से वो सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि आखिर हमें कब कैसा एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। ठीक है, और ये ऐसे मुद्दे होते हैं जो हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगे कि अपने घर के झगड़ों में बाहर वालों को एंट्री मत देने दो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहा जा रहा है कि मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए हो सकता है? कह रहे हैं इतिहास से में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु, या फिर घटनाओं को क्रमबद्ध करने के लिए, या अब देखिए कह रहे हैं सबसे जरूरी घटना को रटना रटना जैसी बातें होनी नहीं चाहिए। और कह रहे हैं कि अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्क संगत तरीके से पढ़ने हेतु। तो देखिए पहला वाला बहुत सही है, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए, कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध्यापक एक विशेष समस्या को पढ़ाने के लिए केस स्टडी का यूज़ करता है। केस स्टडी का यूज़ करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, ये आपको फटाफट बताना है। तो देखिए, पहला क्या है कि एक विशेष उदाहरण के माध्यम से अवधारणा को समझाना, ये बात एकदम सही है। फिर देखिए, विद्यार्थियों को विस्तृत जो पठन सामग्री है वो प्रदान करना। देखिए, इससे ना कोई मतलब नहीं है, बच्चे जो है ये पठन सामग्री कितनी भी हो जाए कोई मतलब की बात नहीं होता है। जैसे आप समझिए, बच्चे बहुत जो मतलब कि प्रिपरेशन करने की जर्नी है उसमें ना बहुत लोग पीडीएफ चिल्लाते रहते हैं। मैं बता रही हूँ, पीडीएफ आपको दे भी दी जाएगी ना तो आप लोग पीडीएफ पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आदत होती है ना पीडीएफ कलेक्टर बनने की, और फिर उसको कोई पढ़ता नहीं है। ज़रूरी क्या होता है कि आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा दिया जाए। तो वही यहाँ भी है, जब आप इतने बड़े होकर के ऐसा नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो बच्चे कहाँ से ये सब करेंगे? तो बहुत ज़्यादा अध्ययन सामग्री थमा करके बच्चों का आप डेवलप नहीं कर पाओगे। बी जहाँ है उसको तो पहले ही निपटा दीजिए। ठीक है, ए होना ही चाहिए उत्तर। देखिए बी वाला मिल गया हमको। आगे बढ़िए। कह रहे हैं कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में इतिहास में स्रोतों यानी सोर्सेज इन हिस्ट्री के विषय पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्राथमिक सोर्स नहीं है? अशोक के शिलालेख, ये प्राथमिक ही है क्योंकि अशोक के समय में ही बनाए गए, अशोक उस समय उपस्थित थे। ऋग्वेद की पांडुलिपियां समझिए। इतिहास की पाठ्यपुस्तक, एक स्वतंत्रता सेनानी की डायरी। अब देखिए, इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है यही इसका जो है सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा, यानी कि हमसे कह रहे हैं प्राथमिक सोर्स कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बड़ा सा क्वेश्चन आ गया है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से जो कथन है ए और आर, या इसको आपको पढ़ना है फिर उत्तर देना है। सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम विस्तृत और व्यापक होता तो है, तभी तो लोग परेशान रहते हैं। कह रहे हैं इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे कई विषय शामिल हैं जो मानव समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। कहीं नहीं कहीं आप देखिए ना, इसी वजह से तो ये इतना विस्तारित है क्योंकि इसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं। तो कथन कारण से ये कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, जो केवल और केवल रूढ़िबद्ध धारणा की बात हो रही है, स्टीरियोटाइप्स की बात हो रही है कि स्टीरियोटाइप्स को चुनौती देने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। कह रहे हैं कक्षा में केवल महिलाओं की सफलता की कहानी नहीं, केवल जैसे शब्द वैसे ही गलत होते हैं, और केवल किसी एक जेंडर पे बात करना ये अपने आप में ही बायस्ड नजरिया होता है। ऐसा नहीं करना है आपको एज अ टीचर। कह रहे हैं कि ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जो प्रचलित मान्यताओं के विपरीत हो, जैसे पुरुष नर्स, महिला पायलट। हाँ, ये बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे माना क्या जाता है, मैंने उस दिन अपना मतलब एक दिया हुआ था ना एग्जाम्पल, कि लोग मुझे लाउड स्पीकर मेरी क्लासेस में बुलाते थे। तो मैंने बताया था ना कि एक फिक्स क्राइटेरिया लोगों ने बांध के रखा हुआ है कि जो लड़कियां होती हैं वो बहुत सॉफ्ट बोलती हैं, मीठा बोलती हैं, धीमा बोलती हैं। जब लोगों ने देखा
कि भाई मैं तो उनकी द्वारा बनाई गई जो धारणा है उससे थोड़ा विपरीत हूँ, तो उन लोगों ने मुझे चढ़ाने के लिए लाउड स्पीकर बुलाना स्टार्ट कर दिया। तो वही चीज़ है ना, हम लोगों के मन में क्या है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो नर्स बनती हैं, तो कहो नहीं भैया ज़रूरी नहीं है कि लड़कियाँ ही नर्स बने, लड़के भी नर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये है भैया रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देना, ठीक है। उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। आगे देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में रूब्रिक्स का क्या महत्व है। बहुत लोग परेशान इसमें रहते हैं। छात्रों को ग्रेड देने का सबसे आसान तरीका है, वैसे भी ग्रेड वगैरह दे करके आप क्या ही करोगे, ऐसा कुछ करना भी नहीं है बच्चों में। मतलब ये सारी चीज़ें ना नकारात्मक भाव पैदा कर देती हैं। सामने वाला ए ग्रेड लाया है, मैं तो फिसड्डी हो गया हूँ, तो जितना बच्चों को वो प्रोत्साहित नहीं करती उससे ज़्यादा तो उनको निरुत्साहित कर देती है। फिर ये मूल्यांकन के लिए एक स्पष्ट मानदंड और स्तर प्रदान करता है। हाँ, ये चीज़ें सही हैं, ठीक है, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जो रूब्रिक्स है ये मूल्यांकन के लिए एक स्पष्ट जो है क्राइटेरिया प्रदान करता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कक्षा में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी पढ़ाते समय शिक्षक को किस बात पर विशेष बल देना चाहिए। कह रहे हैं केवल सरकार के अंग, पहली बात केवल लगा है, गलत हो गया। केवल चीज़ें याद करानी है, ये भी गलत है। लोकतंत्र को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में दिखाने पर जिसमें लोगों की भागीदारी और समानता मुख्य हो, तो बस यही हो जाएगा, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, हम सबको पता है डेमोक्रेसी क्या है। फिर जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 है, इसके अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए। नकारात्मक चीज़ पूछी जा रही है। कह रहे हैं सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की क्षमता डेवलप करना। भाई ये तो होना चाहिए ना, हमसे रॉन्ग पूछा जा रहा है। ज्ञान को पाठ्य पुस्तक के बाहर से जीवन मतलब के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये भी होना चाहिए। ये देखिए, परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए रटने को बढ़ावा देना। तो रटना एक निगेटिव शब्द होता है, जब आपसे निगेटिव ही पूछा जा रहा है तो उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। फिर देखिए, फील्ड ट्रिप यानी कि क्षेत्र भ्रमण सामाजिक विज्ञान में एक इम्पॉर्टेंट शिक्षण विधि है। क्यों, बताइए क्यों है ये। छात्रों को कक्षा की निरस्ता से मुक्ति दिलाता है। कहीं ना कहीं बात तो सही है, लेकिन आपको सबसे बेहतरीन जो हो वही मानना है। कह रहे हैं ये प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है जो अधिगम को स्थायी बनाता है। हाँ, जब चीज़ें हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो देखिए कितने लंबे टाइम तक याद रहती है। वही अगर आप पढ़िएगा ना तो फिर उतना टाइम तक याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो अवलोकन करके जो सीखना है वो थोड़ा स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए कि एक शिक्षक चाहते हैं कि छात्र विज्ञापन यानी एडवर्टाइजिंग के विषय को आलोचनात्मक दृष्टि से समझे, इसके लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी। तो बस बी वाला ही बड़ा सा दिख रहा है, किसी उत्पाद के विज्ञापन को देखकर ये विश्लेषण करना कि वो किन मूल्यों को बढ़ावा दे रहा है और किसको छोड़ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, थोड़ा फास्ट करेंगे वरना बहुत सारे क्वेश्चन हैं, खत्म नहीं होगा आज। समावेशी शिक्षा यानी कि समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम में सामाजिक विज्ञान शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो आगे बढ़ना नहीं है, एक सबसे पहले ना देखिए, ये भी एक ट्रिक्स होता है कि जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन दिख रहा है पहले उस पर नज़र जानी चाहिए। तो विविध शिक्षण विधियों और संसाधनों का उपयोग करना ताकि सभी बच्चे, विभिन्न क्षमता वाले जो बच्चे हैं वो भी सीख सके। तो हाँ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। सीसीई खूब पूछा जाता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। क्या उद्देश्य बताइए। केवल लगाए हटा दीजिए, केवल लगाए हटा दीजिए, फेल और पास ये करना ही नहीं है। देखिए फटाक से उत्तर मिल गया, भले कुछ ना आ रहा हो, केवल केवल देख लो उत्तर मिल गया। सी हो जाएगा कि बच्चों के विकास के सभी पहलुओं, चाहे वो शैक्षिक हो चाहे सह शैक्षणिक हो, उनका मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना, ठीक है। फिर देखिए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले विधि का उपयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है बताइए। ये देखिए सी वाला, बी वाला हो जाएगा कि छात्रों को ऐतिहासिक पात्रों या सामाजिक मुद्दों के साथ इम्पैथी रखने में मदद करना। सिंपैथी और इम्पैथी क्या है ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का आकलन करने के लिए बहुत उपयुक्त है। सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम लोग, जो बड़ा सा दिख रहा है। तो यही होगा भी कि अगर आप मुगल बादशाह होते तो आप अपने राज्य में धार्मिक शांति बनाए रखने के लिए कौन सा कदम उठाते। तो ये ना क्रिएटिविटी बच्चों में डेवलप करेगी कि बच्चे सोचेंगे कि अच्छा अपन तो राजा है, राजा बनने के बाद में क्या क्या करेगा। तो वही टाइप की बात आती, ठीक है, ऑप्शन सी। फिर देखिए, कह रहे हैं कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका को अपने छात्रों को बाजार यानी मार्केट विषय को पढ़ाना है। इसके लिए सबसे उपयुक्त शैक्षणिक विधि क्या होगी। ये हो जाएगा कि आप किसी स्थानीय दुकानदार को कक्षा में आमंत्रित करें और छात्रों को पास के बाजार में ले जाएं, भ्रमण वगैरह करवाओ, सिखाओ भैया कि देखो बाजार ऐसे चलती है। सी सही हो जाएगा। कितना क्वेश्चन हो गया, 74। 75 पे आगे बढ़ने से पहले
हाइप कर दीजिए। ठीक है, क्या करिएगा हाइप का पॉइंट बचा करके, हम ही हमारे ही पास खर्चे कीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत बड़े बड़े चैनल्स पे पढ़ने वाले हो। कल एक भाई साहब हैं, बहन जी हैं, जो भी हो कि उन्होंने कमेंट किया था कि मैम मैं सचिन सर का स्टूडेंट हूँ। भाई आप इतने बड़े चैनल से आए हुए हो, वहाँ तो आप हाइप पॉइंट दे नहीं पाओगे, क्योंकि वो लोग मिलियन में सब्सक्राइबर रखे हुए हैं। हमारे ही पे खर्चा कर दो, क्योंकि हाइप बचा के भी क्या करोगे, वो बर्बाद ही तो जाएगा। तो प्लीज़ हाइप वाइप कर दिया करिए। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि कक्षा में हाशिए पर स्थित समूह यानी कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, इनके बारे में चर्चा करते समय शिक्षक को किस बात पर ध्यान रखना चाहिए। कह रहे हैं कि देखिए, अलग बैठाना ये तो वैसे ही रद्दी पॉइंट है, इसको तो हटा ही दीजिए। गरीब लोग अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार हैं, ये बहुत ही निगेटिव चीज़ है, इसको तो कभी नहीं कहना है। फिर देखिए, इस विषय को छोड़ देना क्योंकि ये मतलब कि विवादास्पद हो सकता है। तो भैया आप टीचर किस लिए हो? अगर आप विवादास्पद चीज़ों को छोड़ दोगे तो बच्चे फिर कैसे विवादास्पद चीज़ों का सामना करेंगे? तो ये गलत है। बी वाला सही हो जाएगा कि विषय को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करना, ताकि किसी भी मतलब कि जो भावना है किसी की, उसको ठेस ना पहुँचे और समावेशन को बढ़ावा मिले। ठीक है? फिर देखिए, भूगोल में जो ग्लोब है, इसका उपयोग मानचित्रण की तुलना में क्यों बेहतर माना जाता है? तो भाई ग्लोब जो है ना, ये पृथ्वी का एक 3D मतलब मॉडल है, जो कि पृथ्वी के आकार और महाद्वीपों की सही स्थिति का वो दर्शाने का काम करता है। बी सही हो जाएगा। जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है यानी कि निदानात्मक परीक्षण है, इसका उपयोग सामाजिक विज्ञान में क्यों किया जाता है? पहले यहीं पे जाइए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की कठिनाइयों और रिक्तियों को पहचानने के लिए। सी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन 2020 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस तरह के बदलाव की वकालत करती है? अब देखिए, रट कर सीखना बेकार बात है, पाठ्यक्रम का बोझ बिल्कुल बढ़ाना ही नहीं। अब देखिए, जो नई एनसीईआरटी आई है, कितना उसमें सिलेबस को छोटा कर दिया है। परीक्षाओं की संख्या भी नहीं बढ़ाना है। ठीक है, बच्चे मजे लेते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, ये उसका उद्देश्य है। सी सही हो जाएगा कि कला एकीकृत और खेल आधारित शिक्षा शास्त्र का उपयोग किया जाए। कोऑपरेटिव लर्निंग में सामाजिक विज्ञान शिक्षक की क्या भूमिका है? मूक दर्शक बने रहना। अरे भैया, ऐसा नहीं करना है। पूरी कक्षा को नियंत्रित करना, व्याख्यान लेक्चर देना ही नहीं है बच्चों को। एक दूसरे से बात करने से रोकना नहीं है। बच्चे भाई पीयर ग्रुप में बातचीत करके सीखते हैं। सी सही हो जाएगा कि समूह का निर्माण करना, कार्य देना और आवश्यकता पड़ने पर केवल और केवल एक सुगमकर्ता के रूप में हेल्प करना। ठीक है, तो ये सब तो बहुत पिद्दू पिद्दू से क्वेश्चन हैं, मुझे पता है आप सब इसमें एकदम धुआं करके आओगे। कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान में समय रेखा यानी टाइमलाइन का उपयोग सबसे अधिक किसके लिए किया जाता है? बताइए। स्थानों के बीच की दूरी मापने के लिए। तो इसमें समय रेखा का क्या मतलब काम आएगा? ये नहीं होगा ना, इसमें तो हम लोग मतलब कि देशांतर वगैरह का यूज़ करेंगे। कह रहे हैं ऐतिहासिक घटनाओं के सही कालानुक्रम और उनके बीच के अंतराल को समझने के लिए। तो हाँ, ये वाला सही हो जाएगा। टाइमलाइन में ये चीज़ें समझ आती है कि कौन सी घटना किस टाइम पे हुई थी। फिर देखिए, ऑप्शन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहे हैं कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे? भाई बताइए। महिलाओं के कार्यों के महत्व पर जोर देंगे। दूसरा, कक्षा में अब देखो, केवल आगे हटा ही दीजिए, तो केवल वगैरह जो भी दिखे फटाक से हटाइए, बी हटा। दो ऑप्शन हट गए ना। जेंडर रूढ़िवादी जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाने वाली जो चर्चाएं हैं, ये आयोजित करेंगे। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, इसको तो करना ही है। सी तो होना ही चाहिए। पाठ्य पुस्तक में दिए गए उदाहरणों को बिना चर्चा के पढ़ाएंगे। बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, वो तो सो जाएंगे कि ये क्या बात हुई। ये गलत है। ठीक है, डी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए और सी सही हो जाएगा, बी वाला। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं पोर्टफोलियो आकलन का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है? कह रहे हैं कि ये शिक्षक का समय बचाता है। समय हमें नहीं बचाना है, टीचर आपको इसीलिए बनाया गया है कि आप अपना समय पूरा और पूरा बच्चों को दें। ये केवल, अब देखिए, केवल आ गया, हटा दीजिए, दो ऑप्शन हट गए। कह रहे हैं कि माता पिता को शिकायत करने का मौका नहीं देता। ऐसी बात नहीं है, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कि यह बच्चों की जो प्रगति है उसको क्यूमुलेटिव यानी संचित रिकॉर्ड प्रदान करता है, स्वमूल्यांकन के लिए प्रोत्साहित करता है। देखिए, प्रोत्साहित जैसा जो शब्द होता है, ये टैग वर्ड में ही समझिए कि थोड़ा पॉजिटिव होता है। अगर ये हतोत्साहित होता तो उसको देखते ही क्रॉस कर देना है, क्योंकि वो होना ही नहीं है उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉलेज बेस्ड जो चीज़ है उसके बारे में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक यानी नॉलेज बेस्ड के बजाय समझ बोध यानी अंडरस्टैंडिंग का आकलन करता है? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? भैया ये तो नॉलेज बेस्ड है ना, अगर पता है 1757, खटाक से बताएंगे अरे सर जी 1757, मैडम जी 1757 ना, इसको नहीं करना। पृथ्वी की 3 परतों के नाम बताइए, फटाफट कह देगा कि मैम सुनिए, सियाल सीमा नीफे। आप लोग रटा रटाया है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? बच्चे का तुरंत बुद्धि घूमेगा कि अरे ये क्या बात हुई, अब इसको कैसे मैं बताऊं। तो यहाँ पे बच्चा फंसेगा, तो ये होना चाहिए। फिर भारतीय संविधान के जनक कौन है, इसको तुरंत बता देगा ना, अरे मैम अम्बेडकर जी को कहा जाता है। तो यहाँ नहीं,
जो नॉलेज बेस्ड चीज़ें हैं उसके बजाय अगर आप अंडरस्टैंडिंग चीज़ों का आकलन करना चाहते हो ना, तो फिर ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछो बच्चों से, ठीक है? ये मत पूछो कि अकबर के पापा का क्या नाम था, हालाँकि जल्दी कोई नहीं बता पाएगा, ये बहुत ही क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, उनके पापा को कोई नहीं पढ़ता। कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान में वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री दिखाने का क्या उद्देश्य होता है? तो पाठ्यक्रम जल्दी पूरा नहीं करना, व्यस्त रखना भी नहीं होगा। छात्रों को केवल और केवल मनोरंजन नहीं देना है कि भैया तुम मस्त रहो, हम अपने में मस्त हैं, तुम अपने में मस्त हो, तो कोई मतलब नहीं है। बी वाला सही हो जाएगा कि किसी घटना या मुद्दे को यथार्थवादी और जीवंत चित्रण के रूप में प्रस्तुत करना। फिर मुक्त अंत वाले प्रश्न यानी कि जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मतलब यस नो टाइप के नहीं है, यानी कि उनका उत्तर 1-2 शब्द में नहीं दिया जाएगा, तो उसे हम कहते हैं कि मुक्त अंत वाले प्रश्न सामाजिक विज्ञान में क्यों इंपॉर्टेंट हैं? पहला देखिए, क्योंकि इनका उत्तर जाँचना आसान होता है। पहले बताओ, यस नो टाइप के जो उत्तर हैं उसको जाँचना आसान होता है ना, इसको थोड़ी ना जाँचना आसान होता है। रटने के लिए प्रोत्साहित करना ही नहीं है बच्चों को, कह रहे हैं क्योंकि ये छात्रों को अपने शब्दों में विचार व्यक्त करने और विभिन्न दृष्टिकोणों को खोजने में मदद करते हैं, तो सी वाला एकदम सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि एक भूगोल शिक्षक कक्षा में वनों के प्रकार पढ़ाते समय समूह परियोजना देता है, समूह बनाने का सबसे उपयुक्त आधार क्या होना चाहिए? तो ये मिश्रित क्षमता वाले यानी कि ऐसे समूह को आप बनाइए जिसमें कुछ छोटे मतलब कि ऐसे बच्चे हों, कुछ जो बहुत तेज हों, यानी कि एकदम सुपर पावर लेकर के पैदा हुए हों, कुछ ऐसे हों जिनको हजार बार बताने पे भी चीज़ें समझ नहीं आती। तो इस तरह का आपको समूह बनाना है, ऐसा नहीं कर देना है कमजोर बच्चे का एक समूह है, जो मतलब कि होशियार बच्चे हैं उनका एक समूह, ऐसा किया जाता था। पता है क्लास 6 में मेरे पापा मेरा एडमिशन प्रतापगढ़ में करवाए हुए थे। शहर का स्कूल था, हम लोग गाँव के बच्चे बेचारे, और होता क्या था, शहर में एडजस्ट हो ही नहीं पा रहे थे। गाँव में तो पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही थी, सबको लग रहा था कि भैया पढ़े में बहुत तेज़ है फलाने की बिटिया। शहर में गए, औकात पता चल गई ठीक है। वहाँ पे यार हम लोगों का ग्रुप बाँट दिया गया, टीचर्स जो है ना वो ग्रुप बाँट दिए। कोई भी जो है काम होता है मतलब कि कोई भी जैसे कोई टीचर्स वगैरह आ रहे हैं, कुछ भी करने के लिए, तो हम लोग गरीब बच्चे में आ जाते। क्यों? क्योंकि हम लोग भाई गाँव के बच्चे थे और शहर के बच्चों के हिसाब से तेज़ तर्रार नहीं थे। हमको तब तो पता ही नहीं था कि इस तरह का काम नहीं करना, वरना हम कहते कि नहीं, नहीं, ये गलत हो रहा है, हम लोगों को काहे किनारे किया जा रहा है। तो जब आप टीचर बन जाइएगा ना, तो इस तरह का गंदा काम मत कीजिएगा। बच्चों को ना इस तरह के समूहों में नहीं रखना है कि जो होशियार बच्चे हैं उनको अलग कर दिए, जो मतलब कम होशियार बच्चे हैं या उनको मतलब कि किसी खास बैकग्राउंड से आए हुए हैं तो उनको अलग कर दिए। फीस बढ़ाई, बताइए फीस हम लोगों से बराबर लेते थे, 1200 रुपये फीस लेंगे, और जब ज़रूरत पड़े कहीं कुछ रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोगों को अलग कर देते थे। लेकिन समय समय की बात है, पहले पता नहीं था, अब पता है तो पढ़ाई ही नहीं करनी है, विद्यालय कहाँ जाना है अब खैर, जब आप मतलब आप हमसे पढ़ रहे हैं तो सुनिए, तो ये हम अपने जीवन का अनुभव आपको बता रहे हैं कि आप ऐसा मत करिएगा एज अ टीचर, ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो याद रखिएगा बी वाला हो जाएगा कि मिश्रित क्षमता वाले जो समूह हैं उनको बनाना, ताकि छात्र एक दूसरे से सीख सकें। चलिए आगे देखिए। करें एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्य पुस्तकों को कैसा होना चाहिए? सूचनाओं से भरा हुआ नहीं, केवल और केवल सूचनाएं नहीं देना बच्चों को, परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शिका के रूप में, और कह रहे हैं सक्रिय पूछताछ और चर्चा को प्रोत्साहित करने वाला माध्यम। ये बहुत सही है, ठीक है। बच्चों को सक्रिय रख करके पूछताछ करके पढ़ाना वाला ये बहुत बढ़िया तरीका माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। ओरल हिस्ट्री का उपयोग यानी कि मौखिक इतिहास का उपयोग किसके बारे में पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है, ये आपको बताना है। तो प्राचीन राजाओं की वंशावली, वंशावली में कम मजा देगा ना। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी नहीं, ये बढ़िया हो जाएगा भारत के विभाजन जैसी घटनाओं को, व्यक्तिगत अनुभव और उनसे जुड़ी हुई जो यादें हैं। ऑप्शन सी। करें कि एक शिक्षक कक्षा में मीडिया और लोकतंत्र विषय पर चर्चा कर रहा है, उसे विद्यार्थियों को किस कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहना चाहिए, बताइए। ज़्यादा सोचना नहीं है, मीडिया द्वारा तय किए गए एजेंडे और उसके प्रभाव का विश्लेषण करना, और एजेंडा क्या है मैंने बताया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है रचनात्मकतावाद के दृष्टिकोण से अधिगम यानी लर्निंग क्या है, तो बस साफ साफ दिख रहा है, छात्रों द्वारा अपने पूर्व ज्ञान और नए अनुभवों के आधार पर ज्ञान का सक्रिय निर्माण। ऑप्शन सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का सबसे उपयुक्त तरीका है, बताइए। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले 3 नेता, इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करनी है, बच्चे फटाक से बता देंगे सर मैम लाल बाल पाल, एकदम रटा हुआ है, आगे बोलना ही नहीं है। गांधी जी का नाम ले लेंगे जो बच्चे बच्चे जानते हैं, आज़ाद जी मतलब सुभाष चंद्र सॉरी मतलब भगत सिंह सबसे पहले आते हैं, बाकी फिर और भी जो है चंद्रशेखर आज़ाद आ जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस आ जाएंगे, जो भी होंगे उनके फटाफट बता देंगे सर मैम
ये सुनिए नाम। तो इसमें ना कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, अगर आप पूछ लें कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ था, तब बच्चे सोचेंगे कि अरे यार, ऐसा भी क्वेश्चन होता है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग वाला हो जाएगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को असभ्य माना? ये एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन होगा। कहना पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के नाम लिखिए, इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी। और प्रारूप सभी मतलब समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसमें भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करनी है। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। पर मैं इन सब का जो उत्तर है वो भले बता देती हूँ कि 3 परतें कौन है, तो क्रस्ट, और कौन सा है, मतलब परपटी हो गया क्रस्ट, फिर कौन सा है, फटाफट बताइए, अभी तो कल ही तो बताया था। भाई क्रस्ट के बाद आएगा मेंटल, मेंटल के बाद कोल, मतलब कोर कह रहे हैं कोल, ठीक है, कोर। तो इट मीन्स सियाल सीमा नीफे, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। क्रस्ट, मेंटल, कोर, सियाल सीमा नीफे, ठीक है। और वही संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो अभी तुमने देखा था, अम्बेडकर जी, ठीक है, यानी कि संविधान के पिता जिनको कहा जाता है। फिर देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में गरीबी यानी पॉवर्टी के विषय पे चर्चा करना चाहती है, इसके लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? मैं कल को टीचर बनूं और मुझे करना हो तो भाई मैं तो पहले अपने घर की गरीबी बताऊंगी, देखो बेटा कैसे कैसे गरीबी में जीवन गुजरा। चलिए आगे देखिए, फिलहाल के लिए मजाक की चीज़ें हैं, थोड़ा एंजॉय कर करके पढ़िए ना तो चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं। कह रहे हैं गरीबी की परिभाषा ब्लैक बोर्ड पर लिखना। उससे कुछ नहीं समझ आएगा, बच्चे रट लेंगे कि अच्छा ऐसे लोगों को गरीब कहते हैं ना। बेकार चीज़ है। लंबा व्याख्यान तो देना ही नहीं है बच्चों को, ये तो अपने आप ही रद्दी चीज़ है। कह रहे हैं कि अखबार की कटिंग, चित्र और केस स्टडीज़ का यूज़ करके चर्चा शुरू करना। तो हाँ भैया, ये सही हो जाएगा, ठीक है। बताना कि देखिए जो गरीब लोग हैं उनको पढ़ने में कितनी दिक्कत होती है, कुछ अखबार की कटिंग वगैरह लेके दिखाइए कि कैसे इनका जीवन यापन है, आपके जीवन से कितना मतलब कि निम्न कोटि का जीवन बेचारे जी रहे हैं, ठीक है। असेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी कि जो मूल्यांकन है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? कह रहे हैं गलतियाँ निकाल कर शर्मिंदा करना। ऐसा तो करना ही नहीं है एज अ टीचर, वरना आप बहुत ही फेल टाइप के टीचर माने जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों को शर्मिंदा नहीं करना है, उनकी गलतियाँ नहीं निकालना है, ज़्यादातर टीचर लेकिन यही करते हैं, ठीक है। कह रहे हैं छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करना ताकि कट मरे, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सहयोग को बढ़ावा देना है। फिर देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना और छात्रों को सीखने में हेल्प करना, ये बढ़िया मतलब उत्तर होगा सी वाला। कह रहे हैं कि इतिहास की कक्षा में कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी को समझाने के लिए शिक्षक को किस शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए? इतिहास की बात हो रही है, इतिहास में ग्लोब नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। मानचित्र, ग्राफ पेपर, ये सब नहीं, टाइम लाइन बढ़िया होता है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए, नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन बन रहा है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र का नाम बदलकर सामाजिक और राजनीतिक जीवन क्यों किया गया? बताइए, पॉलिटी जो है हमारा उसका नाम ये क्यों रख दिया गया? क्या है, क्योंकि ये नागरिक शास्त्र नाम बहुत पुराना है तो हमें अपने जो प्राचीन परंपरा है उसको जीवंत बनाना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कह रहे हैं क्योंकि नागरिक शास्त्र केवल सरकारी संस्थाओं और कर्तव्यों के विवरण पर केंद्रित था, जबकि नया नाम वास्तविक जीवन की स्थितियों और प्रक्रियाओं पर जोर देता है। बस बस, आगे नहीं बढ़ना, ठीक है, ठहर जाइए यहीं पे। और पीडीएफ भैया एक बार ले करके पढ़ लीजिएगा, समय आ गया है, एक आध बार अगर रिकॉल हो जाए तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो बता तो रहे ही हैं, हम तो खुद ही मजे ले ले करके बताते रहते हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहे। फिर देखिए, एक समावेशी कक्षा यानी इंक्लूसिव क्लासरूम में दृष्टिबाधित छात्र के लिए मानचित्र जो शिक्षण है वो कैसे किया जा सकता है? उसे मानचित्र देखने के लिए मना करके, मना तो करना नहीं है, उभरे हुए मानचित्र जो है और मौखिक स्पष्टीकरण का उपयोग, ये बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, मतलब बी वाला। परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क में मतलब प्रोजेक्ट वर्क के अंत में प्रतिबिंब चिंतन यानी रिफ्लेक्शन का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। बी वाला साफ साफ दिख रहा है। ये छात्रों को यह सोचने का मौका देता है कि उन्होंने क्या सीखा, कैसे सीखा और वो अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम में भी यही करना, आप जैसे ही क्वेश्चन दिखे, अगर कई सारे स्टेटमेंट हैं तो पहले उसको एलिमिनेट करना है, अगर कई सारे नहीं हैं तो सबसे पहले बड़कवा जो ऑप्शन दिखे ना उस पर टिक करना है, उसको देखिए, पढ़ लीजिए। अब ऐसा नहीं कि बस देखते ही मान करके आगे बढ़ जाना है गोल भर के, नहीं, देखिए उसको, देखते ही पहले उसी को पढ़िए और उसको पढ़ते समय देखिए कहीं वो गलत वलत तो नहीं दे दिया है, नहीं पता चला मैम ने बताया हुआ एक सबसे बड़कवा देखना है, सबसे बड़कवा देखने के साथ साथ आँख नाक कान खोल के देखना है, ठीक है, देखते ही टूट नहीं पड़ना है, बस बस यही हो जाएगा। आगे देखिए, मान लीजिए एक छात्र कक्षा में कहता है लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। देखो भैया, आ गया जेंडर स्टीरियोटाइप्स।
एक शिक्षक के रूप में आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? डाँट कर चुप कराना? नहीं, बच्चे को डाँट कर नहीं चुप कराना है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे की गलती नहीं है। हमने कई बार बताया कि बच्चा जो है ना वो कोरा कागज़ होता है। आप उस पे जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है? तो बच्चे के मन में घर से ये सारी चीज़ें पहले से ही बता दी गई हैं कि लड़कियाँ गणित में कमज़ोर होती हैं, तो उसमें बच्चे ने नहीं सीखा है, बच्चे को सिखाया गया है। तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ अ टीचर कि आप उस भ्रम को उसके मन से निकालो, ना कि उसको डाँट के चुप करा दो, ठीक है? उसकी बातों से सहमति तो बिल्कुल नहीं दर्शानी है, वरना तो फिर आप ही जेंडर स्टीरियोटाइप्स का जो है एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हो, फिर आप क्या ही क्लास में जो है जेंडर इक्वालिटी लाओगे। नज़रअंदाज भी नहीं करना है, वरना बच्चे को लगेगा कि हाँ, हाँ, मैंने सही कहा था, वो प्रोत्साहित होगा इससे। तो याद रखिएगा डी वाला है कि इस रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देने के लिए उन महिलाओं के एग्ज़ाम्पल देना जो महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक रही हैं, ठीक है? फिर सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय सर्वेक्षण का मुख्य लाभ क्या है? बताइए। जो क्षेत्रीय सर्वेक्षण की बात हो रही है, कह रहे हैं बच्चों को बाहर घूमने का मौका देता है कि चलो मज़ा आएगा, घूमी-घूमी करेंगे। फिर दूसरा कह रहे हैं कि छात्रों को समुदाय के साथ अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन करने और ज़मीनी हकीकत से आंकड़े इकट्ठा करने का कौशल देता है। बी सही हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी सही है। फिर देखिए, शतक लग गया भाई, ठीक है? कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसके अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस तरह के बदलाव की सिफारिश की गई है? अगवई दिख रहा है। विषय वस्तु के बोझ को कम करना और आलोचनात्मक चिंतन पर जोर देना, ये वाला ठीक है। ठीक है? चलिए, शतक लग गया। अभी तक भी हाइप नहीं किया है तो अब तो कर दो भैया, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? चलिए आगे देखेंगे, फटाफट मिलान करने वाला है ये क्वेश्चन। और हाँ, अगर सपोज़ दैट किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या आपको लग रहा है कि उसका उत्तर गलत बता दिया गया है, तो प्यार से कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसे रीचेक कर लूँगी, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं फटाफट। यहाँ पे ना मिलान करने वाला है, एक साइड दिया हुआ है 4 ऑप्शन, दूसरी साइड भी 4 ऑप्शन। देखिए, कह रहे हैं विवरण चार्ट, संबंध चार्ट, प्रवाह चार्ट, सारणी चार्ट। चार्ट के बदले चाट, आलू चाट, समोसा चाट, पालक चाट, दुनिया भर का चाट, ठीक है? तो कुल मिला के चार्ट की बात हो रही है। कह रहे हैं एक प्रक्रिया के चरण तालिका के रूप में डेटा, ऐतिहासिक विकास, कार्य कारण संबंधों को दर्शाता है। बताइए क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट देखेंगे हम लोग। तो जो विवरण चार्ट है ना, ये तो भाई ऐतिहासिक विकास हो जाएगा, ठीक है? एकत्रीत संबंध चार्ट की बात करेंगे तो ये कार्य कारण जो संबंध है उसको दर्शाने का काम करता है। जो प्रवाह चार्ट है ये क्या काम करता है? तो ये एक प्रक्रिया के चरण है। और बचा क्या हमारा? सारणीकरण चार्ट, तो ये तालिका के रूप में डेटा को मतलब कि देता है। तो बी वाला सही हो जाएगा इसका। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ठीक है? चलिए, कह रहे हैं कि नई दिल्ली की वास्तुकला की चर्चा करने में एक शिक्षक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? फिर से रिपीट हुआ है, रिपीट होने के पीछे का कारण मैंने बता दिया है कि कई बार क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। अब जैसे इसमें हो सकता है यही क्लास जो हमने 2 मतलब कि सेगमेंट 2 क्लासेस ली हैं टोटल, उसमें से ही कई सारे क्वेश्चंस एज़ इट इज़ रिपीट हो जाएँ आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? तो इस वजह से मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, वरना मैं चाहती ना तो मतलब कि खोज-खोज के केवल और केवल जो इम्पोर्टेंट है वो छाँट के लाती, तो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, क्योंकि एग्ज़ामिनर क्या देगा ना कोई नहीं जानता। अगर किसी को ये पता होता कि भैया इतना ही इम्पोर्टेंट है, केवल इतना ही आएगा, तो केवल और केवल एक क्लास लोग लाते और कहते कि इसी को चार्ट डालो, क्योंकि 60 ही क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब कि 70-80 पूछ लेंगे, उनका तो फिक्स है कि 60 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लोग केवल और केवल ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं, उसी के आधार पे जो भी चीज़ें हैं वो सब करवा देते हैं, ताकि पूछा उसी में से जाएगा ये कन्फर्म है, क्या पूछा जाएगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है? आगे देखिए, तो जो 1 शॉट 100 वगैरह आते हैं ना कि 1 शॉट 100 क्वेश्चंस, भैया कुछ नहीं होता उससे। कल को जब आप मतलब कि ईमानदारी से एनालिसिस करने बैठोगे ना एग्ज़ाम के बाद, तो आपको पता चलेगा कि 1 शॉट जो वीडियोज़ हैं ना उसमें से एक क्वेश्चन फँसा होगा। ईमानदारी से करिएगा, मैं भी यूट्यूब पे ही पढ़-पढ़ कर मतलब मैंने भी चीज़ों को क्लियर किया है और मैंने ये चीज़ें एनालिसिस की है कि 1 शॉट से कुछ नहीं होता। ये जो महामैराथन्स होती हैं ना, ये अगर आपने चीज़ों को पढ़ रखा है, ठीक है? जैसे मैं अभी जो महामैराथन ले रही हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि भाई अगर आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा, आपने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आज तक देखा नहीं है, बस उसी को देख लीजिए तुरंत पेपर पास हो जाएगा, तो ये मूर्खता भरी बात होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने चीज़ों को पहले से पढ़ा नहीं है, तो केवल महामैराथन में चीज़ें मतलब एक बार रिकॉल करवाई जाती हैं। उसको ना बच्चों की तरह एक-एक लाइन नहीं समझाया जाता, ठीक है? अगर बच्चों की तरह एक-एक लाइन समझना है तो फिर डीप में एनालिसिस करना होता है और लंबी प्रक्रिया होती है, लंबे प्रोसेस के दौरान वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। चलिए आगे देखेंगे। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैम जो मैराथन ले रही हैं उससे हो जाएगा ना? तो इस वजह से मैं ये चीज़ यहाँ बता दी कि ऐसा नहीं होता है, वरना लोग ये जो यूट्यूब पे भी लोग कमा रहे हैं, जो अपना कोर्स वगैरह भी लाते हैं, वो सब बंद हो गया होता। चलिए, कह रहे हैं इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए किस पे?
कह रहे हैं उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, पहला ही हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। फिर देखिए कह रहे हैं कि अध्याय के अंत में जो दिए गए प्रश्न हैं यानी एंड टेक्स्ट क्वेश्चंस, इसके बारे में क्या सही है। तो अभी हमने देख लिया कि ये अवधारणाओं को भैया समझ नहीं डेवलप करते हैं, तो ए और बी सही हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन डी में। चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो पाठ्य पुस्तक है इनमें क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की मतलब पुस्तकों में क्या होता है ये बता रहे हैं एग्जैक्टली। तो ये भाई परिभाषा और विवरण तो होते ही हैं, तो ये तो होना ही चाहिए। ए जहाँ जहाँ ना हो उसको पहले ही हटा दीजिए, तो ये तो नहीं होगा। कह रहे हैं कि जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई वैसे ही वर्णित है, तो यही नहीं होगा। बी जहाँ जहाँ हटा दीजिए, देखिए हमको उत्तर मिल जाएगा ए और सी, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए कह रहे हैं कि सोशल जस्टिस यानी निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपना करके सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पहला, सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, और दूसरा न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। बताइए क्या हो जाएगा उत्तर। दोनों ही तो ठीक है, और हमारे यहाँ ये जो न्यूनतम मेहनताना एक्ट है ये पारित भी किया गया है। जो हम मैराथन लेने वाले हैं उसमें मैंने अपने कंटेंट को रेडी कर लिया है, उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, ए और बी। कह रहे हैं कि इतिहास के किस भाग को एक विशेष स्तर पर पढ़ाना है, ये किस पर निर्भर करता है। इतिहास क्षेत्र, स्वभाव, इतिहास के लक्ष्य और उद्देश्य, या फिर शिक्षण के मूल्य। अभी हमने देखा था ना, सी वाला हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग अभी कर चुके हैं कि पाठ्यक्रम का ये जो मतलब है सिलेबस वगैरह ये चुनना होगा नहीं, तो ए जहाँ जहाँ है उसको पहले ही निपटा दीजिए, ए यहाँ पे है। ठीक है, फिर कह रहा है राष्ट्र के समक्ष आने वाले सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के बारे में समझ डेवलप करना, बी तो होगा ही, तो बी जहाँ नहीं उसको हटा दीजिए। अवलोकन, पहचान और वर्गीकरण, तो ये सब नहीं करना है, तो बी और डी उत्तर हो जाएगा। सी वाला तो गलत है, सी यहाँ भी है, ए वाला तो होना ही नहीं है, तो ये भी कट गया। देखिए बी और डी यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए मैपिंग की प्रारंभिक शिक्षा के लिए आप आरंभ करेंगे, मतलब बच्चों को मैपिंग करवाना है तो आप कैसे पढ़ाएंगे। कह रहे हैं मानचित्र का परिचय दे करके, ऐसे कुछ होने वाला है नहीं। डी वाला हो जाएगा, दिशाओं, स्केल और चिन्हों को समझा करके। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखते हैं। इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा। कह रहे हैं सजीवता के साथ ये दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सामुदायिक संसाधन यानी कम्युनिटी रिसोर्सेज का उपयोग करना क्यों इम्पोर्टेंट है। बताइए। क्योंकि ये सीखने को विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन और परिवेश से जोड़ता है, सी सही हो जाएगा। बस अब खत्म होने वाला है। फिर कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समाचार पत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो केवल लगा है, हटा दीजिए। अंग्रेजी सुधारने के लिए ऐसा कुछ करना ही नहीं है। बच्चों को तो वैसे भी लोकल लैंग्वेज में चीज़ें सिखानी होती हैं ताकि वो अपनी मातृभाषा में चीज़ों को सीख सकें। सी वाला हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक में दी गई अवधारणाओं को समसामयिक मुद्दों से जोड़ने और उन पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि रचनावादी कक्षा में मूल्यांकन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। सत्र के अंत में एक बार परीक्षा लेना ये बेकार टाइप की चीज़ होती है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर जो है और नैदानिक, हाँ ये चीज़ हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। भूगोल पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस कौशल पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, आप बताओ। तो भैया बी वाला हो जाएगा क्या, कि मानचित्र पढ़ने और व्याख्या करने के कौशल पर, या कुछ और बताइए। तो हम सबको ही पता है कि भूगोल में भैया मानचित्र सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी बी वाला हो जाएगा। चलिए, सामाजिक विज्ञान में भूमिका निर्वाह के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है। अभी देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा था ना वो भूमिका निर्वाह का क्या काम है ये बात है। अभी हमसे कह रहे हैं कि भूमिका निर्वाह के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या होता है। अच्छे अभिनय के लिए पुरस्कार देना, भैया ये थोड़ा अजीब है। चर्चा और चिंतन करना कि विद्यार्थियों ने उस भूमिका से क्या महसूस किया और क्या सीखा, ये बढ़िया होता है, बी वाला। ठीक है, तो एज इट इज क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए सही है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। विकलांग बच्चों के लिए अलग पाठ्यक्रम होना ये अपने आप में बहुत गलत है। शिक्षिका या शिक्षक जो भी है इनको विविध शिक्षण सामग्रियों जैसे ऑडियो, वीडियो या स्पर्शनीय मानचित्र का यूज करना ताकि सभी प्रकार के जो मतलब बच्चे हैं वो सीख सकें। तो बस बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तभी तो वो समावेशी हुआ।
कह रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग में क्या शामिल है। देखिए इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, आपने देखा होगा कितनी बार ये चीज़ रिपीट हुई है कि क्रिटिकल थिंकिंग में क्या शामिल है। तो आप समझिए क्रिटिकल थिंकिंग क्या है और वन लाइनर टाइप की चीज़ें क्या हैं, मतलब उत्तर वाले प्रश्न क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पूर्वाग्रहों को पहचानना, तो बताइए क्या क्रिटिकल थिंकिंग में केवल ये है। फिर तथ्यों और राय के बीच अंतर करना, बिना प्रश्न किए जानकारी को स्वीकार किया करना, या फिर तर्क संगत निष्कर्ष निकालना। अब देखिए बिना प्रश्न किए अगर आप जानकारी को स्वीकार कर रहे हैं मीन्स अपना दिमाग वहाँ नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, आपका जो दिमाग है वो निष्क्रिय है। तो सी जहाँ जहाँ उसको हटा दीजिए। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब इसके बाद बताइए तर्क संगत निष्कर्ष निकालना, तो ये तो होना ही चाहिए, डी होना ही चाहिए, तो ए बी डी हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए, ठीक है। फिर देखिए कह रहे हैं कि एक शिक्षक कक्षा में विज्ञापन विषय पढ़ाते समय छात्रों से कहता है कि वे एक ऐसे उत्पाद का नाम बताएं जो पर्यावरण के अनुकूल हो। ये कार्य ब्लूम के वर्गीकरण के किस स्तर को संबोधित करता है, बताइए। तो ये हो जाएगा डी वाला, ठीक है। पैडागोजी वाले बताएं, जो लोग सीडीपी खूब पढ़े हुए हैं बताइए क्या इसमें कुछ गलत है, क्योंकि मैं सीडीपी तो करवा नहीं रही हूँ, जाहिर सी बात है, ठीक है। सीडीपी वाले क्वेश्चन को बताएं कि क्या इसमें कुछ गलती तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में चित्र और कार्टूनों का क्या महत्व होता है, बताइए कि बच्चे मजे ले लेके सीख लेंगे। ये कह रहे हैं कि किताबों को आकर्षक बनाते हैं ताकि बच्चे उसे खरीदें। तो मतलब मेन जो उद्देश्य है वो है पैसा कमाना, बच्चे खरीदेंगे तो हमारा पैसा बनेगा। नहीं भैया ये नहीं होता, खाली जगह नहीं भरना है, ठीक है। इतनी सारी जानकारी है, कुछ भी भर देंगे, कार्टून क्यों ना लेंगे। कह रहे हैं कि ये अमूर्त अवधारणाओं, व्यंग और सामाजिक मुद्दों को दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है जिससे चर्चा शुरू की जा सकती है। सी सही है। खत्म हो गया ना। लास्ट क्वेश्चन आ गया है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो वही कर लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद हाइप कीजिए, और अभी तक शेयर वेयर नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, और जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट भी करके जाइए। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया है, शांत हो जाइए अब। कह रहे हैं यदि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक अपने छात्रों में विविधता के प्रति सम्मान यानी रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी डेवलप करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। ये देखिए केवल शब्द आ गया है, हटा दीजिए। छात्रों की अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं और अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये बात सही है, ठीक है, बी वाला। कह रहे हैं कि ये कहना कि विविधता से देश कमजोर होता है, ये बहुत ही गलत चीज़ है, ऐसा कभी कहना ही मत। आप फिर कक्षा में अलग समूहों के बीच बातचीत बंद करवा देना, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। तो बस हो गया, हमने एसएसटी के भी 2011 से 24 तक जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो करवा दिए हैं। आई होप आपने बहुत कुछ नया जाना समझा होगा, और फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज शाम 6 बजे हम मतलब कि जो मैराथन क्या है ये कहेंगे, एक महा रिवीजन लेके आ रहे हैं जिसमें टोटल जितना भी हमारा सिलेबस है एसएसटी का, जो 40 नंबर आपको दिलाएगा, उसको कवर कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। तो आप लोग उसके साथ ज़रूर जुड़िएगा। जो जो लोग नए हैं उनके लिए है भाई कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ना केवल सीटेट। अगर आप यूपी टेट में भी इंटरेस्टेड हैं तो आने वाले टाइम में हम यूपी टेट की भी क्लासेस लेकर के आएंगे, और उसमें भी एसएसटी और भी जो हिंदी इंग्लिश है वो भी लेके आएंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी शाम को 6 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।